News 18 India। नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का वक्त। 100 बात की एक बात का 100 बात की एक बात में आज हिमाचल प्रदेश की अकेली राज्यसभा सीट के लिए हुए चुनाव में बड़ा उलटफेर हो गया और बीजेपी के उम्मीदवार ने राज्य में सरकार चला रही कांग्रेस को पटकनी दे दी। राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग से ठीक पहले यूपी में समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडे ने चीफ व्हिप के पद से इस्तीफा दे दिया, तो बिहार में कांग्रेस के 2 और आरजेडी के एक विधायक ने बीजेपी का दामन थाम लिया। सूत्रों से आई खबर के मुताबिक मार्च के पहले हफ्ते में ही सीएए से जुड़ी अधिसूचना जारी हो सकती है, जिसके तहत अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिमों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर पहुंचकर गगनयान मिशन के तहत अंतरिक्ष में जाने वाले भारत के 4 अंतरिक्ष यात्रियों से मुलाकात की। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है हिमाचल प्रदेश से। वहां हुए राज्यसभा चुनावों में बीजेपी ने बड़ा उलटफेर करते हुए जीत दर्ज कर ली। वहां राज्यसभा की एक सीट के लिए चुनाव हुआ, उसमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों के उम्मीदवारों को 34-34 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के 40 विधायक थे, 3 निर्दलीय भी कांग्रेस के साथ थे। 43 का नंबर कांग्रेस के साथ था, लेकिन 34 वोट ही मिले। बीजेपी के पास 25 विधायक थे, उसको भी 34 वोट मिले, यानी 9 इधर कम हुए, 9 उधर बढ़े और दोनों बराबर हुए। इसके बाद लॉटरी से हार जीत का फैसला किया गया, जिसमें बीजेपी के हर्ष महाजन को जीत मिल गई लॉटरी से, जबकि कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद कांग्रेस ने आरोप लगाया कि उनके जिन विधायकों ने सुबह उनके साथ नाश्ता किया, वही शाम को बीजेपी के पाले में चले गए। मतलब कांग्रेस ने भी मान लिया कि उनके विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। कल रात के डिनर और आज सुबह के नाश्ते के बाद बदल गए हैं, तो मैं समझता हूं कि हम सब, जो अंग्रेजी में कहावत है, एक फूल्स पैराडाइज पे रहते हैं। हिमाचल की संस्कृति में जो जिस पार्टी से चुनकर आता था उसमें विरोधाभास रहता ही है, लेकिन जब वो चुनकर आए तो उन्होंने अपना वोट को बदला है, अपने ईमान को बेचा है। इससे आगे मैं क्या कहूँ, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हिमाचल की जनता इस प्रकार की संस्कृति की आदी नहीं है। हिमाचल की जनता जानती है कि हमने कांग्रेस की सरकार को 5 साल चुनकर भेजा है। शिमला से रणवीर सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रणवीर, सुक्कू साहब कह रहे हैं कि हिमाचल की संस्कृति है वगैरह वगैरह, लेकिन अभी सिचुएशन यह है कि 34-34 वोट दोनों को मिले। अब राज्यसभा चुनाव तो कांग्रेस हार गई। अब बात यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ये कह रहे हैं कि वो बजट में वोट डिवीजन करवाने की मांग करेंगे फिर असेंबली में, और सरकार फिर गिर सकती है। क्या ये संकट सरकार पर है? अब क्या होने वाला है? क्या होता दिख रहा है? जी हाँ, संकट की स्थिति तो है कांग्रेस के सामने। हालांकि एक विकल्प ये है कि यहाँ पर जो विधानसभा अध्यक्ष है उनकी भूमिका जो है यहाँ पर अहम हो जाती है। क्या कांग्रेस के जो 6 विधायक हैं उन्हें निष्कासित किया जा सकता है या उन पर कोई कार्रवाई की जाती है विधानसभा की तरफ से, तो एक वो मौका बन सकता है सरकार के पास। उसमें अगर डिवीजन होता भी है, बजट पारित होना है कल, तो अगर उस स्थिति में बहुमत कम हो जाता है तो एक ये स्थिति बनती है। लेकिन पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई है। एक खेल इसमें ये भी बाकी है, जिस तरह से भाजपा ने ये दावा किया है कि उनके संपर्क में एक मंत्री भी हैं, उनके उस मंत्री के साथ 2-3 और विधायक भी हैं। दूसरी बड़ी बात इसमें यह है कि जयराम ठाकुर ने भी कहा है, जो भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष हैं, उन्होंने भी यही कहा है कि कल सुबह वो राज्यपाल के पास जा रहे हैं। राज्यपाल को जो है सारी स्थिति बता दी जाएगी और उसके बाद यहाँ विधानसभा के भीतर जो है यहाँ पर फ्लोर ऑफ द हाउस वो डिवीजन की मांग करेंगे। और यहाँ पर मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि हालांकि जवाब मुख्यमंत्री ने दिया है इसका, उन्होंने कहा है कि इसका फैसला तो यहीं पर होगा, सदन के भीतर होगा। अब देखना होगा कि कल क्या कुछ रहने वाला है, क्योंकि अभी भी बहुत कुछ खेल होना बाकी है। और जो कांग्रेस की जो आज हार हुई है, ये देखिए, ये अंदेशा शुरू से ही था। आप सोनिया गांधी के नामांकन से लेकर आप शुरू कर दीजिए, वहां पर चर्चा ये थी कि सोनिया गांधी हिमाचल से राज्यसभा जाएंगी। सबसे पहली खबर सोनिया गांधी को लेकर यही आई थी। तो कांग्रेस को अंदेशा था कि उनके जो 40 विधायक हैं उनके साथ नहीं है, उनमें बिखराव है, टूट है, सरकार के खिलाफ जो है नाराजगी है। यही देखते हुए यहाँ पर प्रत्याशी बदला गया। और यहाँ पर ये भी बड़ी बात है कि ये जो विधायकों को लेकर जो सिंघवी ने कहा
मुख्यमंत्री ने कहा ये तो विधायक जो है पिछले 6 महीने से लगातार कह रहे हैं, हर जगह वो अपनी नाराजगी जता रहे हैं, सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, चिट्ठियां लिख रहे हैं, सरकार के भीतर जब कोई कार्यक्रम होता है वहां कहते हैं और पार्टी के भीतर कहते हैं। पार्टी आला कमान को कहा कि लगातार उनके काम नहीं हो रहे हैं। विधायकों की ये स्थिति हो जाए कि वो अपने ही जिला में या अपने ही विधानसभा क्षेत्र में अपने ही पसंद का कोई अधिकारी ना लगा पाए, उनके डीओ नोट पे ट्रांसफर ना हो अपनी ही सरकार में, तो स्थिति क्या हो जाती है। तो ये भी हो सकता है कि एक स्थिति ये भी है, जो संभावना है कि इन विधायकों ने नाराजगी जताई है, भले ही कांग्रेस से अलग नहीं हुए हैं, कि मुख्यमंत्री के नाम से नाराजगी हो, क्या वो उनके काम नहीं कर रहे हैं, 3-4 चीजें बड़ी इसमें। लेकिन बड़ी बात इसमें यही है कि संकट कांग्रेस की सरकार पर आ गया है। अब कल सुबह का इंतजार करना होगा। ये संकट यूं ही बरकरार रहेगा, जो बादल मंडरा रहे हैं वो छंटते हैं, या भाजपा खेला करेगी जैसे किसी और प्रदेश में, बहुत सारे प्रदेशों में हमने देखा है। जो खेला मतलब यानी कि, और अब कांग्रेस जैसा आपने कहा कि ये भी कर सकती है कि जो या स्पीकर जो है वो ये कर सकते हैं कि इन 6 विधायकों को या कुछ विधायकों को अगर सदन से बाहर करते हैं, निष्कासित करते हैं, या कोई उस तरह का फैसला लेते हैं कि उनका वोट मान्य नहीं होगा, फिर डिवीजन होता है, तो फिर कांग्रेस के ज्यादा हो जाएंगे। ये सब अभी बहुत कुछ हो सकता है, जैसा रणवीर बता रहे हैं। मतलब हिमाचल प्रदेश की एक राज्यसभा सीट के लिए हुए चुनाव में बड़ा उलटफेर हो सकता है। वहां बीजेपी के उम्मीदवार ने कांग्रेस के उम्मीदवार को पटकनी दे दी, और सत्ता में होने के बावजूद कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा पहुंचाने में नाकाम रही। इस जीत को देखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार को अपने पद से मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देना चाहिए। कांग्रेस विधायकों की क्रॉस वोटिंग को ही इसकी सबसे बड़ी वजह माना गया। बीजेपी के उम्मीदवार हर्ष महाजन ने वोटिंग के बाद ही नतीजों के संकेत दे दिए थे। विधायक नाराज है सरकार की कार्यशैली से, और मेरे से बात भी हुई उनकी, तो उन्होंने साफ मेरे को ये कहा कि हम इस सरकार को तो वोट देंगे नहीं। नतीजों का ऐलान होते ही बीजेपी के विधायकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। विधायकों ने नेता विपक्ष जयराम ठाकुर को कंधों पर उठा लिया। हिमाचल प्रदेश में केवल एक सीट पर राज्यसभा का चुनाव हुआ था। कांग्रेस के पास 68 सीटों वाली विधानसभा में 40 सदस्य हैं, इसलिए उसका रास्ता बिल्कुल आसान लग रहा था। लेकिन बीजेपी उम्मीदवार की जीत ने कांग्रेस को चारों खाने चित कर दिया। लेकिन शिमला राज्यसभा की एकमात्र सीट पर हुआ, हिमाचल की राज्यसभा की एकमात्र सीट पर हुआ चुनाव उस वक्त रोचक हो गया जब कांग्रेस के कुछ विधायकों के क्रॉस वोटिंग करने की खबर आई। इतना ही नहीं, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने तो बीजेपी पर कांग्रेस के विधायकों का अपहरण करने का आरोप भी लगा दिया, और बीजेपी पर कांग्रेस विधायकों को सीआरपीएफ और हरियाणा पुलिस के जरिए अगवा करने का आरोप लगा दिया। विधायकों को लेकर सीआरपीएफ की और हरियाणा पुलिस की कॉन्वे जो लेके गई है, वो 5-6 विधायकों को लेकर गए हैं। उन्होंने तो घटना का सबूत होने का भी दावा कर दिया। लग रहा है जिस तरह से उन लोगों ने अभी किडनैप करके ले जा रहे हैं, जिसका की बस के चित्र हमें मिले हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू का आरोप इसलिए गंभीर है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के विधायकों के क्रॉस वोटिंग करने की खबरें आई। माना जा रहा है कि 5 से 6 विधायकों ने बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में वोट डाले, जबकि कांग्रेस के 3 विधायक पहले से ही पार्टी से नाराज बताए गए। ऐसे में कांग्रेस को लगा ये झटका हिमाचल में सरकार बदलने की दस्तक साबित हो सकता है, जिसका इशारा वोटिंग से पहले बीजेपी नेता जयराम ठाकुर ने भी कर दिया था। जयराम ठाकुर ने दावा कर दिया कि हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार विधानसभा में बहुमत खो चुकी है। इसलिए जयराम ठाकुर के मुताबिक सुक्खू सरकार को सत्ता में रहने का हक नहीं। सरकार के पास बहुमत नहीं है, और ऐसे में वर्तमान सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं जब उनके पास मैंडेट नहीं है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कुल 68 सदस्य हैं, जिनमें 40 विधायक कांग्रेस के हैं, जबकि 25 विधायक बीजेपी के हैं। 3 विधायक निर्दलीय हैं, लेकिन नई उठापटक के बाद 6 विधायकों के कांग्रेस को झटका देने की खबर है। पहले से कांग्रेस के 3 विधायक नाराज चल रहे हैं। कुल मिलाकर ये 9 विधायक कांग्रेस के 40 विधायकों से कम हो सकते हैं, जबकि तीनों निर्दलियों के कांग्रेस के साथ होने का दावा किया जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस के पास 34 विधायक रह जाएंगे, जबकि 68 विधायकों वाली हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 35 विधायकों का है। इसीलिए माना जा रहा है कि राज्यसभा चुनाव के नतीजे हिमाचल प्रदेश सरकार में बड़ी उठापटक की वजह बन सकते हैं। और क्रॉस वोटिंग का यह सिलसिला सिर्फ हिमाचल प्रदेश में नहीं थमा, बल्कि कर्नाटक राज्यसभा चुनाव के दौरान एक बीजेपी विधायक के क्रॉस वोटिंग करने की खबर सामने आने के बाद बीजेपी और जेडीएस भड़क गई। जेडीएस पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा की पार्टी है और उसने कर्नाटक में बीजेपी के साथ गठबंधन किया।
क्रॉस वोटिंग की खबर के बाद दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने मिलकर प्रदर्शन किया। सड़कों पर उतरे नाराज कार्यकर्ताओं का हंगामा कई घंटों तक चला और इस दौरान उन्होंने क्रॉस वोटिंग करने वाले बीजेपी विधायक एसटी सोमशेखर के पुतले को आग लगा दी। एक कार्यकर्ता तो उस पुतले पर चप्पल बरसाता दिखाई दिया। जमीन पर गिराने के बाद बीजेपी और जेडीएस के कार्यकर्ता विधायक सोमशेखर के पुतले को लात मारते दिखे। इस दौरान भड़के कार्यकर्ता लगातार एसटी सोमशेखर के खिलाफ नारेबाजी भी करते दिखाई दी। पुतला फूंकने से पहले जेडीएस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर जुलूस निकाला। उन्होंने अपने हाथों में एक पोस्टर ले रखा था। उस पोस्टर पर एसटी सोमशेखर की तस्वीर बनी हुई दिखाई दी, लेकिन उनकी फोटो पर लाल रंग से क्रॉस का निशान लगा हुआ नजर आया। नारेबाजी करते हुए बीजेपी और जेडीएस के कार्यकर्ता आगे बढ़ते रहे। इसके बाद पुलिस की बैरिकेडिंग के पास पहुंचकर उन्होंने पुतले को आग लगा दी। हालांकि वहां मौजूद पुलिस वालों ने प्रदर्शन कर रहे कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। हालांकि थोड़ी देर बाद उन प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने छोड़ दिया, लेकिन अपने विधायक के क्रॉस वोटिंग पर बुरी तरह भड़क गई और बीजेपी भड़क गई और एसटी सोमशेखर पर धोखा देने का आरोप लगाया, क्योंकि उनकी क्रॉस वोटिंग ने जेडीएस और बीजेपी का नंबर गेम बिगाड़ दिया। और इसी से भड़के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बेंगलुरु में कई जगह उनका पुतला जलाकर नाराजगी जाहिर की। एक चौराहे पर इकट्ठा हुए कार्यकर्ताओं ने ट्रैफिक जाम कर दिया। हाथों में एसटी सोमशेखर के खिलाफ लिखे पोस्टर लेकर प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। बीजेपी के एसटी सोमशेखर के क्रॉस वोटिंग का नतीजा ये रहा कि कर्नाटक के राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के तीनों उम्मीदवारों को जीत मिल गई, जबकि बीजेपी के एक और एचडी देवगौड़ा की पार्टी जेडीएस के एक उम्मीदवार को जीत मिली। कर्नाटक में राज्यसभा के लिए चुने जाने के लिए एक उम्मीदवार को 45 वोटों की जरूरत थी, लेकिन 4 निर्दलीय विधायकों और बीजेपी का एक वोट मिलने से कांग्रेस को कुल 139 वोट मिल गए, जबकि बीजेपी के पक्ष में 48 वोट पड़े। इधर बिहार की राजधानी पटना के आईजीआईएमएस अस्पताल में एक आदमी ने पिस्तौल लहराकर हड़कंप मचा दिया। अस्पताल में भर्ती एक मरीज के इलाज में लापरवाही के आरोप के बाद वहां बवाल शुरू हुआ। इसके बाद मरीज के परिवार वालों और डॉक्टरों के बीच जमकर मारपीट हो गई और इसी दौरान एक आदमी ने वहां पिस्तौल निकाल ली। मारपीट और हंगामे के बीच वो हाथों में पिस्तौल लेकर घूमता दिखाई दिया और ये सब कुछ हुआ आईजीआईएमएस यानी इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के आईसीयू के अंदर। हंगामे का जो वीडियो सामने आया उसमें अस्पताल के आईसीयू में पहले लोगों की भीड़भाड़ दिखाई दी। थोड़ी देर बाद वहां एक महिला लाल रंग की शर्ट पहने हुए आदमी को थप्पड़ मारती दिखाई दी। थप्पड़ बरसाने वाली महिला को अस्पताल में भर्ती मरीज का रिश्तेदार बताया गया और लाल रंग की शर्ट पहना हुआ आदमी आईसीयू में तैनात डॉक्टर था। हाथापाई के बाद मामला थोड़ा शांत हुआ ही था कि अस्पताल के कुछ जूनियर डॉक्टरों ने मरीज के साथ आए एक रिश्तेदार पर हमला कर दिया। इसी दौरान पीछे से पीले रंग की जैकेट पहना हुआ एक आदमी बीच बचाव के लिए पहुंचा, लेकिन उसने पिस्तौल निकाल ली। मारपीट के दौरान कुछ जूनियर डॉक्टर काले रंग की शर्ट पहने हुए उस मरीज के उस रिश्तेदार को घूंसे मारते और उसका गला दबाते दिखाई दिए। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने बीच बचाव करके मामले को शांत कराया, लेकिन सरकारी अस्पताल के आईसीयू में पिस्तौल लहराने की घटना से हड़कंप मच गया। अस्पताल में बवाल की सूचना मिलते ही वहां भारी संख्या में पुलिस फोर्स पहुंच गई। अस्पताल प्रशासन ने हंगामा करने वाले मरीज के परिवार वालों के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया और पुलिस ने सीसीटीवी वीडियो खंगालने के बाद आईसीयू में पिस्तौल लहराने वाले आरोपी की पहचान कर ली। आरोपी का नाम इंद्रभान सिंह बताया गया। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए आरोपी इंद्रभान सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनकी पिस्तौल, कारतूस और मोबाइल फोन जब्त कर ली। सरकारी अस्पताल के आईसीयू में पिस्तौल लहराए जाने की घटना के बाद लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश कुमार की सरकार को घेर लिया। सुशासन की सरकार रहती तो यही हाल होता। सुशासन नहीं है, कुशासन है और कुशासन इसी तरह होता। अस्पताल प्रशासन ने बताया कि 3 दिन पहले कुसुमलता नाम की मरीज को अस्पताल में भर्ती कराया गया था और इलाज के दौरान उनके परिवार के लोगों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाकर मारपीट शुरू कर दी। उन्हें लगातार धमकी दे रहे थे, बंदूक लहरा रहे थे, तो ये बहुत शर्मिंदगी वाली बात है। हालांकि बाद में भारी संख्या में पुलिस वालों को आईजीआईएमएस के बाहर और अंदर तैनात कर दिया गया। उधर पंजाब के मोहाली में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर रहे बंटी बैंस को निशाना बनाने के लिए कुछ बदमाशों ने एक रेस्टोरेंट पर फायरिंग कर दी। ये घटना मोहाली के सेक्टर 79 की बताई गई। पुलिस के मुताबिक गोली चलने से थोड़ी देर पहले तक बंटी उसी रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे और पुलिस सूत्रों का दावा है कि उन्हें डराने के लिए कुछ बदमाशों ने वहां गोलियां चलाई। इसका जो वीडियो सामने आया उसमें 2 बदमाश रेस्टोरेंट पर गोलियां चलाते हुए वहां से भागते दिखाई दिए। देखकर ऐसा लगा जैसे वहां किसी फिल्म की शूटिंग चल रही हो। वो दोनों बदमाश पहले बड़े आराम से पिस्तौल लहराते हुए उस रेस्टोरेंट के बाहर पहुंचे और फिर अगले ही पल उन्होंने गोलियां दागनी शुरू कर दी।
बाद में दोनों भागते हुए सड़क के दूसरी तरफ पहुंचे और वहां पहले से खड़ी एक बाइक लेकर फरार हो गए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक रेस्टोरेंट पर गोली चलने की इस घटना से ठीक पहले बंटी बैस वहीं पर मौजूद थे और दावा है कि वहीं से उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली थी। दावा है कि इसके तुरंत बाद उन्हें डराने के लिए गैंगस्टर लकी पटियाल ने वहां फायरिंग करवाई। हालांकि गोली चलने से पहले ही बंटी बैंस वहां से निकल गए थे। आरोप है कि इस घटना के बाद गैंगस्टर लकी पटियाल ने उन्हें फोन करके 1 करोड़ रुपए की डिमांड की और नहीं देने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी। इस बीच छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में एक खदान धंसने से कई लोगों की जान चली गई। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में एनएमडीसी की एक खदान में चट्टान धंसने से 3 मजदूरों की मौत हो गई। इस हादसे में एक मजदूर लापता बताया गया, जिसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन को बिहार से बड़ा झटका लगा। आरजेडी की विधायक संगीता कुमार बीजेपी में शामिल हो गई। उनके साथ कांग्रेस के 2 विधायक मुरारी प्रसाद गौतम और सिद्धार्थ सौरभ ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। देश हित में जो होगा, राज्य के हित में जो होगा, निर्णय लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मथुरा में मौजूद रंगजी मंदिर के महंत स्वामी अनंताचार्य ने अपनी एक महिला शिष्य पर 88 लाख रुपए लेकर फरार होने का आरोप लगाया। पुलिस के मुताबिक आरोपी महिला गुजरात की रहने वाली है। इस पर FIR हुई है और पुलिस ऑफिसर्स ने सहयोग किया है। इधर लखनऊ में अभिनेता अक्षय कुमार की फिल्म के प्रमोशन के दौरान हंगामा हो गया। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां 10 अप्रैल को रिलीज होने वाली है और इसी के प्रमोशन के लिए दोनों अभिनेता लखनऊ पहुंचे, लेकिन उनकी फिल्म के प्रमोशन के दौरान ही हंगामा हो गया। नौबत यह आ गई कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ गया, क्योंकि अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ को देखने पहुंचे लोगों ने भगदड़ जैसे हालात बना दिए। इसके बाद पुलिस ने बेकाबू भीड़ को काबू करने के लिए लाठियां तक चला दी। हंगामा बढ़ता देखकर अक्षय कुमार ने लोगों से शांत रहने की अपील की, लेकिन अपने चहेते अभिनेताओं को देखने के लिए लोगों में होड़ सी मच गई। उनके मंच के नजदीक पहुंचने की कोशिश में हालात हाथ से बाहर निकल गए और पुलिस को सख्ती करनी पड़ी। इसके बाद अक्षय कुमार ने भी लोगों से संयम बरतने की गुजारिश की। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां 10 अप्रैल यानी ईद के मौके पर रिलीज होने वाली है। इसी के प्रमोशन के लिए लखनऊ के घंटाघर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, लेकिन अक्षय और टाइगर को पहुंचने में थोड़ी देर हो गई और लोगों की बेसब्री बढ़ गई। यही नहीं, दोनों अभिनेता जैसे ही कार्यक्रम में पहुंचे, लोगों ने मंच के नजदीक जाने की कोशिश शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने इन लोगों को रोकने के लिए पूरा जोर लगा दिया और इसी वजह से कार्यक्रम में बवाल हो गया। कुछ लोगों ने मंच की ओर चप्पलें भी फेंकी। ये वो लोग थे जो मंच के नजदीक नहीं पहुंच पाए और पीछे खड़े इन लोगों ने मंच की ओर अपनी चप्पलें उछाल दी। दूर से आती कई चप्पलें कैमरे में कैद हो गईं। कुछ तो मंच के बिल्कुल सामने पड़ी नजर आईं। यानी ये चप्पलें मंच पर खड़े अक्षय और टाइगर श्रॉफ को भी लग सकती थी। ऐसे हालात इसलिए बने क्योंकि पुलिस ने कुछ लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया। इस वजह से भीड़ भड़क गई। सर, लाठी न चलाइए ना तो पब्लिक मार देगी। सर, लाठी न चलाइए तो पब्लिक चप्पलें मार देगी। चप्पलें फेंकने से पहले इन लोगों की पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई, क्योंकि अक्षय और टाइगर के देर से आने पर लोगों के सब्र का बांध टूट गया और वो उनकी एक झलक पाने के लिए हंगामा करने पर उतारू हो गए। इससे पहले लोगों को शांत करने के लिए टाइगर ने मंच से माफी भी मांगी। आप सभी को सॉरी कहना चाहूंगा, आप बहुत देर से रुके हम लोग के लिए। देर से आने की भरपाई के लिए अक्षय और टाइगर ने मंच पर स्टंट भी किया, लेकिन उनकी मौजूदगी में ही हंगामा हो गया और दोनों अभिनेताओं को कार्यक्रम से जल्दी निकलना पड़ा। इस बीच हरियाणा के पानीपत में ट्रैक्टर से स्टंट करने के दौरान निशु देशवाल नाम के यूट्यूबर की दर्दनाक मौत हो गई। ये घटना तब हुई जब वो ड्राइविंग सीट पर बैठकर चलते ट्रैक्टर को आगे से उठाकर पिछले टायरों पर बैलेंस करने की कोशिश कर रहा था और तभी ट्रैक्टर का संतुलन अचानक बिगड़ गया और वो पीछे की तरफ पलट गया। इससे ट्रैक्टर चला रहा निशु देशवाल स्टीयरिंग और सीट के बीच फंस गया और उसकी वहीं पर मौत हो गई। 22 साल का निशु पानीपत के कुराड़ गांव का रहने वाला था और वो ट्रैक्टर से स्टंट करने के लिए पूरे इलाके में मशहूर था। बताया गया कि एक रोज पहले भी वो अपने कुछ दोस्तों के साथ यमुना के किनारे ट्रैक्टर लेकर स्टंट करने गया। सोशल मीडिया पर वीडियो डालने के लिए उसने वहां ट्रैक्टर से कई खतरनाक स्टंट किए। इस दौरान वहां मौजूद उसके दोस्त स्टंट के वीडियो बनाते रहे, लेकिन आखिरी स्टंट करने के दौरान निशु हादसे का शिकार हो गया। जो वीडियो सामने आया उसमें वो ट्रैक्टर को आगे से उठाकर पिछले टायरों पर बैलेंस बनाने की कोशिश करता दिखाई दिया, लेकिन संतुलन बिगड़ने से ट्रैक्टर पलट गया और उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद तो वहां खड़े लड़कों के बीच चीख पुकार मच गई। किसी तरह ट्रैक्टर को सीधा किया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। उधर यूरोप के देश बेल्जियम में चल रहा किसानों का प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा। राजधानी ब्रसल्स में किसानों ने जमकर बवाल किया। उन्होंने पुलिस की टीम पर पानी से भरी बोतलों से हमला कर दिया। एक रोज पहले भी ब्रसल्स में किसानों ने अपने ट्रैक्टर के साथ कोहराम मचा दिया था।
लेकिन भारी पुलिस फोर्स तैनात होने के बाद भी वहां किसानों का प्रदर्शन थम नहीं रहा। ब्रसल्स में किसानों ने सड़कों पर डेरा जमा लिया। इसके बाद उन्हें खदेड़ने के लिए पहुंची पुलिस की टीम पर वो पानी से भरी बोतलें फेंककर हमला करते दिखे। हालांकि पुलिस वाले भी पानी की तेज बौछार करके प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाने की कोशिश करते दिखाई दिए। प्रदर्शनकारी किसान पुलिस की टीम पर बोतलें बरसाने के बाद पानी की बौछार से बचने के लिए वहां मौजूद एक दीवार के पीछे छिपते नजर आए। राजधानी की सड़कों पर अपने ट्रैक्टरों के साथ पहुंचे किसान वहां लगे बैरिकेडों के पीछे बैठ गए। पुलिस की टीम ने वहां भी वाटर कैनन की मदद से पानी की तेज बौछार कर दी। एक रोज पहले भी किसानों ने ब्रसल्स में जमकर हंगामा किया था। पुलिस की बैरिकेडिंग को ट्रैक्टर से उन्होंने तोड़ दिया था। बेल्जियम के किसानों का आरोप है कि सरकार के गलत फैसलों की वजह से उन्हें खेती में भारी नुकसान हो रहा है। और किसानों के गुस्से की इस आग में से सिर्फ बेल्जियम नहीं जला, बल्कि यूरोप के दूसरे देशों में भी कोहराम मच गया। इसी तरह के प्रदर्शन पोलैंड की राजधानी वॉर्सो में भी देखने को मिले। वहां भी किसानों ने अपनी मांगों को मनवाने के लिए जोरदार प्रदर्शन किया और वहां रंग बिरंगे धुएं वाले इतने पटाखे जलाए कि उस इलाके में धुएं के अलावा कुछ और दिखाई नहीं दिया। सैकड़ों प्रदर्शनकारी पोलैंड के झंडे लेकर वहां पहुंचे। उन्होंने एक लंबा चौड़ा मार्च निकाला, लेकिन जैसे ही पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, उन्होंने लाल रंग के धुएं वाला एक पटाखा पुलिस वालों की तरफ ही फेंक दिया। एक पटाखे का धुआं छट भी नहीं पाया था कि और कई पटाखे जला दिए गए। किसी से काला धुआं निकलता दिखा तो किसी से सुर्ख लाल। इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने वहां रबर के टायरों में आग भी लगा दी। हालांकि पुलिस वालों ने उन्हें रोकने की जी तोड़ कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे, क्योंकि सैकड़ों की तादाद में पोलैंड की राजधानी वॉर्सो में जुटे प्रदर्शनकारी पीछे हटने को राजी नहीं थे। बताया गया कि ये प्रदर्शनकारी किसान भी यूरोप के बाकी देशों की तरह ही यूरोपियन यूनियन के उस फैसले का विरोध जताने उतरे जो उसने यूक्रेन के समर्थन में लिया। किसानों का आरोप है कि यूरोपियन यूनियन के टैक्स माफ करने के फैसले से यूक्रेन की मदद तो हो जाएगी, लेकिन इसकी कीमत यूरोप के बाकी देशों के किसानों को अपनी जेब से चुकानी पड़ेगी। इधर मुंबई के नजदीक नवी मुंबई की एक फर्नीचर फैक्ट्री में लगी आग ने पूरे इलाके में दहशत मचा दी। मुंबई के नजदीक नवी मुंबई में एक फर्नीचर फैक्ट्री में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। ये आग उस वक्त लगी जब उस फैक्ट्री में कुछ मजदूर मौजूद थे। इसकी जानकारी मिलते ही वहां दमकल की कई गाड़ियां पहुंची और कड़ी मेहनत के बाद आग को बुझाया गया। बिहार के गया में रेप मामले में पिछले 3 साल से फरार चल रहे निलंबित डीएसपी कमलाकांत प्रसाद ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। आरोप है कि 2021 में उन्होंने अपने सरकारी आवास में एक नाबालिग दलित लड़की का रेप किया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि आप 2 सप्ताह के अंदर सरेंडर करें। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में कुछ कारोबारियों ने आरोप लगाया कि कुछ किसान नेता दिल्ली में धरने के नाम पर उनसे लगातार चंदा मांग रहे हैं। तो ये किसान यूनियन का सब बनाया बनाया प्रोपगंडा है। उधर अमेरिका के ह्यूस्टन शहर की चर्च में हुई गोलीबारी का डरावना वीडियो वहां की पुलिस ने जारी किया। उस वीडियो में एक महिला चर्च में ताबड़तोड़ फायरिंग करती नजर आई। दिल दहला देने वाली यह घटना इसी महीने की 11 तारीख को हुई थी और ठीक 15 दिन बाद ह्यूस्टन पुलिस ने उस घटना का एक खौफनाक वीडियो जारी किया। उसमें वो महिला हमलावर लेकवुड नाम की चर्च के अंदर अंधाधुंध गोलियां दागती दिखाई दी। फायरिंग होते ही वहां मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई। जान बचाने के लिए लोग इधर उधर भागते दिखाई दिए, लेकिन उस महिला पर तो जैसे भूत सवार था। वो बिना रुके खतरनाक हथियार से ताबड़तोड़ गोलियां चलाती रही। हालांकि थोड़ी देर में पुलिस के जवानों ने उसे गोली मार दी। इस घटना का एक दूसरा वीडियो भी सामने आया। ये वीडियो पुलिस जवान के बॉडी कैम यानी शरीर पर लगने वाले कैमरे का बताया गया। बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से भी। 8 सीटों पर बीजेपी की जीत हो गई है। जी हां, 7 सीटों पर बीजेपी जीत सकती थी। 8वां उम्मीदवार भी बीजेपी ने उतारा था। 10 कुल सीटें थीं और 10 सीटों में जो आंकड़े थे उन हिसाब से 7 बीजेपी को और 3 समाजवादी पार्टी को जा सकती थी, लेकिन बीजेपी ने 8 सीटें जीत ली हैं और समाजवादी पार्टी को सिर्फ 2 सीटें हाथ लगी हैं। बीजेपी ने यानी अपना 8वां उम्मीदवार भी जितवा लिया है। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में 8वां उम्मीदवार भी जितवा लिया है बीजेपी ने, यानी वहां पर भी बीजेपी सेंध लगाने में कामयाब रही है विपक्ष के वोटों पर। वहां पर भी विपक्षी गठबंधन के वोटों पर बीजेपी ने सेंध ऐसी लगाई है कि जो 7 तो जीत ही रहे थे, 8वां भी जीत लिया है। यानी 8वां उम्मीदवार जो बीजेपी ने उतारे थे वो जीत गए हैं और समाजवादी पार्टी के आलोक रंजन हार गए हैं। यूपी में 8 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है और समाजवादी पार्टी सिर्फ 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीतने में कामयाब रही है। अमित सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, क्या आंकड़ा बैठा, क्या हुआ?
देखिए, जो 7 वोटर थे, 7 वोटर समाजवादी पार्टी के जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, उन्हीं की मदद से जो बीजेपी का जो 8वां उम्मीदवार था संजय सेठ, जिसको 8 वोट कम पड़ रहे थे, वो उनकी जीत हुई है, संजय सेठ की जीत हुई है। और जो तीसरा उम्मीदवार समाजवादी पार्टी का आलोक रंजन, उनकी हार हुई है। जाहिर तौर पर यह बड़ी हार है, समाजवादी पार्टी के लिए करारा झटका है। अखिलेश यादव कल जाहिर तौर पर लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है, उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं सुबह 11 बजे। जी, तो ये क्रॉस वोटिंग 7 लोगों की जो समाजवादी पार्टी की हुई है, जो सुबह से संकेत मिल रहे थे उसी के हिसाब से सब कुछ हुआ। और संजय सेठ को चुनाव में उतारने का मतलब यही था कि बीजेपी आश्वस्त थी कि वो 8वां उम्मीदवार भी जितवा लेगी अपना। जी हाँ, बिल्कुल किशोर, बीजेपी बिल्कुल आश्वस्त थी कि उनका 8वां उम्मीदवार भी जीत जाएगा। और यही वजह था कि जो कॉन्फिडेंट था वो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के चेहरे पे दिख रहा था, योगी आदित्यनाथ में दिख रहा था। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ खुद आके विधानसभा सचिवालय में बैठे हुए थे और लगातार जो समाजवादी पार्टी के जो बागी विधायक थे उससे उन्होंने मुलाकात भी की। तो सुबह ही ये क्लियर था, इन बागी विधायकों ने मुलाकात की, क्लियर था। उन्होंने ऑन कैमरा भी कह रहे थे कि अंतरात्मा की आवाज पर उन्होंने एनडीए के उम्मीदवार को वोट किया है, जय श्री राम के नारे भी लगा रहे थे। ये स्पष्ट था कि क्रॉस वोटिंग की वजह से संजय सेठ बीजेपी के 8वां उम्मीदवार भी राज्यसभा सांसद चुन लिए गए हैं। जाहिर तौर पर दिल्ली जाएंगे और शपथ लेंगे। शुक्रिया अमिताभ का। तो 8 सीटों पर यूपी की 8 उम्मीदवार जो बीजेपी ने उतारे, 8 उम्मीदवार बीजेपी के जीत गए। यूपी में 8 उम्मीदवार बीजेपी ने उतारे, 8 उम्मीदवार जीत गए। 10 सीटें थीं, 7 और 3 जाती अगर आंकड़े वही रहते जो पार्टियों की अपनी स्ट्रेंथ थी, लेकिन उससे आगे जाकर समाजवादी पार्टी के विधायकों की क्रॉस वोटिंग की वजह से बीजेपी के 8 जीते और समाजवादी पार्टी के 2। इधर बिहार के पूर्णिया में तेजस्वी यादव के काफिले की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। हादसे में उस गाड़ी के ड्राइवर की मौत हो गई और 10 लोग घायल हो गए। घायलों में 6 पुलिस वाले भी शामिल रहे। बताया गया कि यह हादसा उस समय हुआ जब तेजस्वी यादव का काफिला पूर्णिया से कटिहार के लिए रवाना हुआ और उसी समय तेजस्वी के काफिले की एक गाड़ी डिवाइडर क्रॉस करके रॉन्ग साइड चली गई और एक कार से टकरा गई। हादसे के बाद जो तस्वीरें आई उनमें टूटे हुए डिवाइडर के पास वो गाड़ी और कार बुरी हालत में नजर आए। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लग गया कि हादसा कितना भयंकर था, क्योंकि तेजस्वी के काफिले की गाड़ी का पिछला हिस्सा डिवाइडर के ऊपर चढ़ा दिखा। पास ही तेजस्वी के काफिले की गाड़ी के ड्राइवर का शव भी पड़ा दिखा। आसपास घायल हुए पुलिसकर्मी भी नजर आए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये भयंकर हादसा उस समय हुआ जब तेजस्वी का काफिला पूर्णिया से कटिहार की ओर बढ़ा। हादसे की वजह से तेजस्वी थोड़ी देर से कटिहार पहुंचे, लेकिन वहां उनका पूरे जोश से स्वागत हुआ। ढोल बजे और खूब नारेबाजी हुई। कटिहार में इस शोर शराबे से पहले ही पूर्णिया में तेजस्वी के काफिले की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। कटिहार पहुंचने के बाद रात को हुए हादसे पर तेजस्वी की प्रतिक्रिया भी आ गई। तो नंबर उनके परिजनों का हम मंगवा दें, उनसे भी बात करें। अपनी जन विश्वास यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव बिहार के 38 जिलों का दौरा करेंगे और कटिहार में अपनी यात्रा के दौरान तेजस्वी अलग अंदाज में दिखे। उन्होंने वहां क्रिकेट खेला। इससे पहले तेजस्वी ने रात में कटिहार में रोड शो किया और सुबह सुबह वो बल्ला लेकर क्रिकेट की पिच पर उतर आए। तेजस्वी का जोश देखकर समर्थक भी उत्साहित हो गए। वो कोहली कोहली चिल्लाते दिखे। विराट कोहली, विराट कोहली। इसी बीच किसी ने तेजस्वी से सिक्सर मारने की मांग कर डाली। सिक्सर। लोगों का जोश देखकर तेजस्वी का हौसला भी बढ़ गया। उन्होंने 2-3 बार बल्ला घुमाया और जबरदस्त शॉट मारा। तेजस्वी के हर शॉट पर लोगों ने भी तालियां बजाई। यानी जन विश्वास यात्रा के दौरान सियासी पिच पर बैटिंग करते करते तेजस्वी असली पिच पर उतरे और क्रिकेट खेलते नजर आए। उनका ये अंदाज देखने लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। तो तेजस्वी ने लोगों से पिच से हटने को कहा और फिर बल्ला लेकर एक के बाद एक कई शॉट मारे। कटिहार पहुंचे तेजस्वी वहां के मेडिकल कॉलेज पहुंचे। वहां उन्होंने छात्रों को क्रिकेट खेलते हुए देखा तो खुद को रोक नहीं पाए और हाथ में बल्ला थाम लिया। तेजस्वी 2009 में दिल्ली अंडर 19 टीम का हिस्सा रह चुके हैं। वो झारखंड के लिए घरेलू क्रिकेट भी खेल चुके हैं। यही नहीं, बिहार के डिप्टी सीएम रहते हुए उन्होंने बिहार में आईपीएल और इंटरनेशनल क्रिकेट मैच के आयोजन का ऐलान किया था। उधर केरल के पालक्काड में उस वक्त कोहराम मच गया जब एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने एक बुजुर्ग को टक्कर मार दी। टक्कर उस वक्त हुई जब वो रास्ता पार करने की कोशिश कर रहे थे और तभी उस तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने उन्हें भयंकर टक्कर मार दी। इसका जो वीडियो सामने आया उसमें वो बुजुर्ग सड़क किनारे चलते नजर आए। थोड़ी दूर चलने के बाद जब उन्होंने खाली सड़क देखी तो वो रास्ता पार करने के लिए आगे बढ़ गए। इस दौरान उन्होंने एक हाथ दिखाकर सामने से आ रही गाड़ियों को इशारा भी किया, लेकिन सड़क के बीचों बीच पहुंचकर वो अचानक वहां रुक गए। तभी वो तेज रफ्तार मोटरसाइकिल वहां आई
और उन्हें जोरदार टक्कर मारते हुए आगे बढ़ गई। टक्कर लगते ही वो घिसटते हुए जमीन पर गिर गए। थोड़ी देर के लिए वहां सन्नाटा पसर गया। इसके बाद आसपास मौजूद लोग दौड़कर वहां आए और उन्हें उठाने में जुट गए। उन लोगों ने वहां से गुजर रहे एक ऑटो को रोका और उन्हें उसमें बिठाकर अस्पताल ले गए। बताया गया कि इस हादसे में उन्हें काफी गंभीर चोटें आईं। इधर दिल्ली पुलिस ने मानव तस्करी करने वाले एक गिरोह पर शिकंजा कस दिया। दिल्ली पुलिस ने रोहिणी इलाके में मानव तस्करी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ करने का दावा किया। इस मामले में 5 महिलाओं समेत कुल 8 लोग गिरफ्तार किए गए। दावा किया गया कि इस दौरान पुलिस टीम ने 15 दिन की एक नवजात बच्ची को इस गिरोह से छुड़ा लिया। इनके पास एक नवजात बेबी गर्ल थी, जो कि जिसके बारे में ये कुछ बता नहीं पा रहे थे कहां से लेकर आए हैं। आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली में अपने खाते के 4 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। पार्टी ने नई दिल्ली सीट से सोमनाथ भारती को टिकट दिया। दिल्ली में समझौते के तहत कांग्रेस को 3 सीटें दी गई हैं। इसके अलावा हरियाणा की कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से आम आदमी पार्टी ने सुशील गुप्ता को मैदान में उतारा। ईडी ने बिहार के आरा में आरजेडी विधायक किरण देवी के आवास पर छापेमारी की। किरण देवी के पति और पूर्व विधायक अरुण यादव को लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव का बेहद करीबी माना जाता है। नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में 14 मार्च तक सुनवाई टल गई। इस तरह सीबीआई को इस मामले में फाइनल चार्जशीट दाखिल करने के लिए 2 हफ्तों का वक्त मिल गया। इस केस में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव समेत कई लोग आरोपी हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से कुछ रोज पहले ही बिहार का बेगूसराय भगवा झंडे के अपमान पर सुलग उठा। एनडीए सरकार बनने के बाद पहली बार शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी बिहार के दौरे पर जाएंगे। वहां वो बेगूसराय में एक रैली को भी संबोधित करेंगे, लेकिन उससे पहले वहां तनाव पैदा हो गया, क्योंकि आरोप है कि माहौल बिगाड़ने के इरादे से वहां कुछ लोगों ने ओम लिखे भगवा झंडे का अपमान कर दिया। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया। उसमें रात के अंधेरे में मुंह पर कपड़ा बांधे कुछ लोग एक सड़क से गुजरते दिखाई दिए। थोड़ी देर बाद वो लोग एक स्कूल के अंदर लगे भगवा झंडे को उखाड़ते और नोचते नजर आए। आरोप है कि उन लोगों ने ओम लिखे कुछ भगवा झंडों को आग के हवाले भी कर दिया। इसी बात पर वहां रहने वाले लोग भड़क गए और इसकी वजह से पूरे इलाके में तनाव फैल गया। सीसीटीवी फुटेज हम लोगों के हाथ लगा है, इसकी वजह से हम लोग पहचान कर रहे हैं। इस घटना की जानकारी मिलते ही खुद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह वहां पहुंचे और उन्होंने हालात का जायजा लिया। इस दौरान लोगों ने वहां नारेबाजी भी की। बाद में गिरिराज सिंह ने पुलिस के अधिकारियों को आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उधर पाकिस्तान में एक बार फिर आतंकी संगठन टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के लड़ाकों ने पाकिस्तान के पुलिस वालों को निशाने पर ले लिया। इस बार टीटीपी के आतंकियों ने खैबर पख्तूनख्वा इलाके के एक बड़े पुलिस अधिकारी समेत कई पुलिस वालों पर हमला किया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। बताया गया कि खैबर पख्तूनख्वा इलाके में टीटीपी के लड़ाकों ने गश्त पर निकली पुलिस की टुकड़ी पर ग्रेनेड से हमला किया और जैसे ही ग्रेनेड फटे उस टीम में शामिल पुलिस वालों के बीच भगदड़ मच गई। जानकारी के मुताबिक इस हमले में खैबर पख्तूनख्वा के एसपी एजाज खान की मौत हो गई। इसके अलावा 4 पुलिस वाले बुरी तरह जख्मी हो गए। हालांकि पाकिस्तान पुलिस का दावा है कि उसने 2 आतंकियों को भी धर दबोचा और दावा किया गया कि वो दोनों ही आतंकी पहले पाकिस्तानी फौज का हिस्सा थे, जो बाद में टीटीपी से जुड़ गए। हालांकि ये कोई इकलौता हमला नहीं था, बल्कि पेशावर में भी टीटीपी के लड़ाकों ने पुलिस की टीम पर गोलीबारी की। एक साथ 2 जगहों पर मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान की पुलिस ने भी सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया। पाकिस्तान पुलिस के मुताबिक उसने कई जगहों पर गश्त की और छापे मारे और ये दावा किया कि उसने खैबर पख्तूनख्वा समेत कई हिस्सों में छिपे टीटीपी के लड़ाकों को गिरफ्तार कर लिया। इस बीच दक्षिण अमेरिकी देश बोलीविया में एक बांध के टूटने के बाद वहां हाहाकार मच गया, क्योंकि पानी के तेज बहाव के साथ बहकर आई मिट्टी के नीचे पूरा का पूरा गांव दब गया। तबाही की इन तस्वीरों को जिस किसी ने भी देखा उसकी रूह कांप उठी, क्योंकि बांध टूटने के बाद पानी की तेज धार के आगे जो कुछ भी आया वो तिनके की तरह बह गया। वहां की हर गली हर कोने में मिट्टी का ही कब्जा नजर आया। उसकी वजह से वहां खड़ी कई गाड़ियां भी मिट्टी में दब गईं। लेकिन लोगों की मुश्किलें तब और बढ़ गईं जब मिट्टी ने उनके मकानों में भी दस्तक दे दी और इसके बाद तो सिवाय मिट्टी के वहां कुछ और नजर ही नहीं आया। वहां की संकरी गलियों में मौजूद ज्यादातर मकान मिट्टी में दब गए, जबकि कुछ मकान खंडहर में तब्दील हो गए और उसकी वजह से उन घरों का सामान बहकर सड़कों पर आ गया। बताया गया कि वहां बहते मटमैले पानी की वजह से 400 मकान पूरी तरह तबाह हो गए। हालांकि इसके बाद बड़ी बड़ी मशीनों के जरिए उन रास्तों की मरम्मत का काम किया गया, लेकिन इसके बाद भी वहां के लोगों की मुश्किलें खत्म नहीं हुई, क्योंकि जहां एक तरफ कुछ इलाकों में मिट्टी ने घर कर लिया तो दूसरी तरफ कुछ इलाके पानी में डूबे नजर आए। इधर यूपी के रामपुर से पूर्व सांसद जया प्रदा पर कोर्ट ने एक्शन ले लिया।
उत्तर प्रदेश के रामपुर से पूर्व सांसद जया प्रदा को आचार संहिता उल्लंघन मामले में कोर्ट ने फरार घोषित कर दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान उन पर आचार संहिता के 2 मामले दर्ज किए गए थे, लेकिन वो कोर्ट में एक बार भी नहीं पहुंची। केरल के तिरुवनंतपुरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस और लेफ्ट को बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर बताया। ये दोनों पार्टियां केरल में अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष अपनी हार मान चुका है। अपनी हार तय देखकर वो बौखलाया हुआ है। उसके पास देश के विकास का रोड मैप नहीं है। यूपी की संभल लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क का निधन हो गया। 94 साल के शफीकुर रहमान बर्क देश के सबसे बुजुर्ग सांसद थे। उधर भारत के गगनयान मिशन के 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम सामने आ गए। इन नामों की घोषणा खुद प्रधानमंत्री ने की। केरल के दौरे पर गए प्रधानमंत्री ने तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का दौरा किया और इसी दौरान भारत के गगनयान मिशन के 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम दुनिया के सामने आ गए। प्रधानमंत्री ने खुद इन नामों का ऐलान किया और अपने हाथों से चारों अंतरिक्ष यात्रियों को एस्ट्रोनॉट विंग्स पहनाए। इन चारों अंतरिक्ष यात्रियों के नाम प्रशांत बालकृष्णन नायर, अंगद प्रताप, अजीत कृष्णन और शुभांशु शुक्ला हैं। इन चारों को वायुसेना के 100 पायलटों में चुना गया और इनके नाम के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री ने तालियों से इनका स्वागत किया। तालियों से उनको सम्मानित करें। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने भारत के गगनयान मिशन में चारों अंतरिक्ष यात्रियों की अहमियत का जिक्र किया। सिर्फ 4 नाम और 4 इंसान नहीं है, ये 140 करोड़ एस्पिरेशंस को स्पेस में ले जाने वाली 4 शक्तियां हैं। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो का लक्ष्य है कि 2025 तक भारतीय अंतरिक्ष यात्री स्पेस में जाएं। इसी मिशन का नाम गगनयान है और इसके लिए भारत की वायुसेना के 100 पायलटों में 4 को चुना गया। अंतरिक्ष में जाने से पहले इन चारों पायलटों को कड़ी ट्रेनिंग दी जा रही। इन चारों पायलटों को इससे पहले रूस में ट्रेनिंग दी गई और फिलहाल चारों पायलटों की बेंगलुरु में ट्रेनिंग चल रही है। प्रशांत बालकृष्णन नायर, अंगद प्रताप, अजीत कृष्णन और शुभांशु शुक्ला देश के हर तरह के फाइटर जेट उड़ा चुके हैं। यानी वायुसेना के इन चारों पायलटों को गगनयान मिशन पर भेजने की एक बड़ी वजह इनका अच्छा खासा अनुभव है। गगनयान मिशन के दौरान इन चारों पायलटों को जमीन से 300 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर कैप्सूल में रहना है। ट्रेनिंग में इन्हें कैप्सूल को सुरक्षित पानी में गिराने की तकनीक सिखाई जा रही है। इसके अलावा इन्हें पैराशूट से सुरक्षित जमीन पर आने की भी ट्रेनिंग दी जा रही है। इन चारों पायलटों की रूस में ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। इन चारों पायलटों से मिलने के बाद प्रधानमंत्री ने भारत के गगनयान मिशन की खासियत पर भी बात की, क्योंकि इस मिशन में इस्तेमाल होने वाले ज्यादातर उपकरण मेड इन इंडिया हैं। इधर उत्तर प्रदेश के हरदोई में बैठक के दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। ये बैठक लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बुलाई गई थी। मीटिंग में शामिल होने के लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से हरदोई लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाई गई उषा वर्मा भी पहुंची थी, लेकिन उनके सामने ही समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भिड़ गए। 2 कार्यकर्ता एक दूसरे को उंगलियां दिखाते और धमकाते दिखाई दिए। नौबत हाथापाई तक आ गई। लाल रंग की टोपी लगाए हुए कार्यकर्ता को सामने खड़ा काली जैकेट वाला कार्यकर्ता धक्के देने की कोशिश करता दिखा। हालांकि इस दौरान एक आदमी उन दोनों के बीच खड़ा होकर बीच बचाव करता दिखाई दिया, लेकिन इसके बाद भी मामला शांत नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता 2 गुटों में बंट गए और दोनों गुट एक दूसरे से बहस करते नजर आए। हंगामे के बीच समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र यादव कार्यकर्ताओं से शांत रहने की अपील करते दिखे, लेकिन गुस्से में तमतमाए कुछ कार्यकर्ता वहां रखी टेबल के सामने आ गए और उनसे उलझ पड़े। बताया गया कि बैठक के दौरान नारेबाजी को लेकर पूरा हंगामा शुरू हुआ। वर्मा, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगा दिए। इतने में वीरेंद्र यादव और इनके एक लड़के और इनका एक ड्राइवर भगा दिया। काफी देर तक हंगामा होने के बाद समाजवादी पार्टी की लोकसभा उम्मीदवार उषा वर्मा ने भड़के कार्यकर्ताओं को किसी तरह शांत कराया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने लोगों से लिफ्ट मांगने के बहाने लूटपाट करने वाले आरोपियों को धर दबोचा।
दिल्ली पुलिस ने लिफ्ट लेकर लोगों से लूटपाट करने के आरोप में एक लड़का और एक लड़की को गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी रात में लिफ्ट लेने के नाम पर गाड़ियां रुकवाते थे और फिर उसी गाड़ी से महंगे सामान की चोरी कर लेते थे। आरोप है कि वो कई वारदात को अंजाम दे चुके हैं। गुजरात कांग्रेस के दिग्गज नेता नारण राठवा अपने बेटे संग्राम सिंह के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। आदिवासी समुदाय से आने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री नारण राठवा गुजरात की छोटा उदेपुर लोकसभा सीट से 5 बार सांसद रह चुके हैं। खबर है कि केंद्र सरकार CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून मार्च के पहले हफ्ते में लागू कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक CAA का पोर्टल भी तैयार हो चुका है। इस कानून के जरिए पड़ोसी देशों बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए विस्थापित अल्पसंख्यकों को भारत नागरिकता देगा। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश AM खानविलकर लोकपाल के नए अध्यक्ष चुने गए। उनके अलावा लोकपाल के दूसरे सदस्यों के भी नामों की घोषणा कर दी गई। उधर संदेश खाली में जारी बवाल के बीच आदिवासी समुदाय के 61 लोगों को उनकी जमीन वापस मिल गई। आरोप लगा कि इन लोगों की जमीन शाहजहां शेख और उनके करीबियों ने हड़प ली थी। इसके बाद संदेश खाली में आदिवासी समुदाय ने मोर्चा खोल दिया था और संदेश खाली पर बंगाल का सियासी पारा चढ़ गया था। कई नेता वहां पहुंची थी, कुछ को वहां से जाने से रोक भी दिया गया था। और इन नेताओं में फुरफुरा शरीफ से विधायक नौशाद सिद्दीकी का नाम भी शामिल हो गया। वो कोलकाता से संदेश खाली जाने के लिए निकले, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। गर्मा गर्म बहस हुई और नौशाद सिद्दीकी को हिरासत में ले लिया गया। नौशाद सिद्दीकी बंगाल की पार्टी ISF यानी इंडियन सेकुलर फ्रंट के नेता हैं और उनका नाम भी उन नेताओं में शामिल हो गया जिन्हें संदेश खाली जाने से रोक दिया गया। सिर्फ नेता नौशाद सिद्दीकी को गिरफ्तार करके फिलहाल पुलिस लेकर जा रही है। संदेश खाली पर चढ़े सियासी पारे के बीच वहाँ के आदिवासी समुदाय के लिए एक अच्छी खबर आई, क्योंकि 61 आदिवासियों को उनकी जमीन वापस मिल गई। इन आदिवासियों ने सरकारी कैंप में शाहजहां शेख के खिलाफ शिकायत की थी, यानी संदेश खाली में शाहजहां शेख के खिलाफ हुई शिकायतों पर एक्शन शुरू हो गया। यही नहीं, हाईकोर्ट की फटकार के बाद TMC ने दावा किया कि शाहजहां शेख को 7 दिन में पकड़ लिया जाएगा। हम लोग ये कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता है 7 दिन का अंदर ये शाहजहां पुलिस के हाथ में आ जाए। एक दिन पहले ही कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता सरकार को फटकार लगाई थी और शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर जोर दिया था। इधर दिल्ली के संगम विहार इलाके में वन विभाग की जमीन पर बने कई अवैध मकानों को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। वन विभाग की इस कार्रवाई से इस पूरे इलाके में हाहाकार मच गया, क्योंकि वहां रहने वाले लोगों की आंखों के सामने ही उनके आशियाने तिनके की तरह बिखरते दिखाई दिए। सरकारी पंजे की मार पड़ते ही एक 2 मंजिला मकान ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। मकान गिरने के बाद वहां चारों तरफ धूल फैल गई और जब धूल छटी तो वहां हर तरफ मलबा नजर आया। इस एक्शन से पहले एक बुलडोजर मकान के चारों तरफ बनी दीवार को तोड़ता दिखाई दिया। पहले उसने गेट को उखाड़ फेंका और फिर दीवार पर ताबड़तोड़ वार करने में जुट गया। इसी तरह कई दूसरे बुलडोजरों ने भी वहां मौजूद अवैध मकानों को मिट्टी में मिला दिया। थोड़ी ही देर में वहां हर तरफ मलबे का ढेर नजर आने लगा। लोगों ने आरोप लगाया कि वन विभाग ने उन्हें मकान खाली करने तक का समय नहीं दिया। आरोप है कि एक रोज पहले शाम को उन्हें नोटिस दिया गया और फिर अगली सुबह उनके मकानों पर बुलडोजर चलवा दिया गया। कोई मकान बेच रहा था ना, उससे लिए मिली। कितना मिले थे? लिया था 16 लाख का लिया था। जानकारी के मुताबिक संगम विहार इलाके की ये जमीन वन विभाग की है और उस पर कई साल से लोगों ने अवैध तरीके से कब्जा कर रखा था। इस बीच दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल की हत्या के मामले में हरियाणा के नूह से शाकिर नाम के गैंगस्टर को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद धर दबोचा। पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ के दौरान उसे 2 गोलियां लगी। आरोप है कि 2012 में शाकिर ने दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल यशपाल की गोली मारकर हत्या कर दी थी। लेकिन इस घटना के 11 साल बाद नूह में एक मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने उसकी गर्दन दबोच ली। जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस को शाकिर के नूह जिले के एक इलाके में छिपे होने की खबर मिली। इसके बाद दिल्ली और हरियाणा पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत उसे पकड़ने की योजना बनाई। बताया गया कि सुबह करीब 3:15 बजे पुलिस टीम ने गैंगस्टर शाकिर को घेर लिया। आरोप है कि शाकिर ने भागने के लिए पुलिस पर अवैध पिस्तौल से गोलियां चलानी शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। उसमें उसे 2 गोलियां लगीं और फिर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास से पुलिस को एक अवैध पिस्तौल और कुछ गोलियां मिली। बाद में उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोप है कि शाकिर 4 बार मुठभेड़ के दौरान पुलिस पर हमला कर चुका है। शाकिर पर हत्या और डकैती समेत 1.5 दर्जन से ज्यादा केस दर्ज हैं। इधर वेब सीरीज पंचायत की अभिनेत्री आंचल तिवारी की सड़क हादसे में मौत हो गई। वेब सीरीज पंचायत 2 में काम करने वाली एक्ट्रेस आंचल तिवारी की एक सड़क हादसे में मौत हो गई। यह हादसा बिहार के कैमूर में हुआ। इस घटना में एक और भोजपुरी एक्ट्रेस सिमरन श्रीवास्तव और गायक छोटू पांडे की भी मौत हो गई। एक्ट्रेस आंचल तिवारी ने कई भोजपुरी फिल्मों में भी काम किया था।
जम्मू कश्मीर के बारामूला में फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी के पलटने से 4 लोग घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक भारी बर्फबारी की वजह से सड़क पर फिसलन बढ़ गई थी और इसी वजह से यह हादसा हुआ। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पुलिस ने कई मामलों में फरार चल रहे एक बदमाश को पकड़ने का दावा किया। आरोप है कि उसने अलग अलग हाईवे पर लूटपाट की कई घटनाओं को अंजाम दिया था। इधर उत्तर प्रदेश के जालौन में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी ही पार्टी के विधायक का पुतला फूंक दिया, क्योंकि राज्यसभा चुनाव के लिए हुई वोटिंग में विधायक विनोद चतुर्वेदी ने क्रॉस वोटिंग की और अपना वोट बीजेपी को दे दिया। इसी से भड़के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया और दलनगंज चौराहे पर इकट्ठा होकर जमकर नारेबाजी की। नारेबाजी के साथ ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने विधायक विनोद चतुर्वेदी का पुतला फूंका। पुतले में आग लगाने के बाद नाराज कार्यकर्ताओं ने उसे सड़क पर गिरा दिया और जलते पुतले को लात मारते दिखाई दिए। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने विधायक विनोद चतुर्वेदी पर धोखा देने का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी और पीडीए के साथ जो धोखा किया है उसी को लेकर हम लोगों ने आज ये पुतला जलाया। लखनऊ में राज्यसभा के लिए वोटिंग के दौरान समाजवादी पार्टी के विधायक विनोद चतुर्वेदी बीजेपी के खेमे में नजर आए। वोटिंग से ठीक पहले उन्होंने पाला बदला तो पार्टी के कार्यकर्ताओं का गुस्सा भड़क गया। 2022 के विधानसभा चुनाव में विनोद चतुर्वेदी ने समाजवादी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ा था और विधायक चुने गए थे। इस बीच उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक शराब की दुकान पर अचानक बवाल मच गया। आरोप लगा कि वहां कुछ लोग उधार में शराब लेना चाहते थे, लेकिन जैसे ही शराब की दुकान पर बैठे कर्मचारी ने उन्हें मना किया, वो भड़क गए और उन्होंने वहां लगी लोहे की जाली के बाहर से ही उस कैशियर का कॉलर पकड़ने की कोशिश की। इसके बाद कुछ लोग उसे पीटने की कोशिश करते भी नजर आए। इस दौरान किसी ने उस लोहे की जाली में पूरी ताकत से हाथ मारा तो कोई उस दुकान के काउंटर पर लाते मारता नजर आया। इस दौरान उनमें एक लड़के ने तो सड़क से एक ईंट उठाई और शराब की उस दुकान पर दे मारी। आरोप है कि वो लोग उधार में वहां से शराब की बोतलें खरीदना चाहते थे, लेकिन जैसे ही दुकान वाले ने इस पर ऐतराज जताया, वो गुस्से से तमतमा उठे। इस मारपीट से वहां अचानक अफरा तफरी मच गई, जिसका असर ये हुआ कि जो लोग वहां शराब की बोतलें खरीदने खड़े थे वो भी वहां से उल्टे पैर भाग खड़े हुए। वीडियो में दिखा कि जैसे ही वहां हंगामा हुआ, कुछ लोगों ने पीछे खड़ी अपनी गाड़ियां उठाई और वहां से भाग गए। उधर इजराइल की फौज ने उत्तरी और दक्षिणी गाजा को जोड़ने वाली करीब 10 किलोमीटर लंबी एक सुरंग को ढूंढ निकालने का दावा किया। इजराइल की मीडिया के मुताबिक हमास के सैकड़ों लड़ाकों ने उत्तरी गाजा से भागने के लिए इसी सुरंग का इस्तेमाल किया था। विस्फोट करने से पहले इजराइल के सैनिकों ने हमास की उस सुरंग में एक ड्रोन भेजा। सीढ़ियों वाले रास्ते से होता हुआ वो ड्रोन अंदर दाखिल हुआ। कुछ दूर जाने के बाद वहां तह लगाकर रखी गई बोरियां नजर आईं। एक जगह पर तो लाइन से कई बिस्तर भी लगे दिखाई दिए। इजराइल ने दावा किया कि जंग के बाद हमास के लड़ाके इस सुरंग में छिपकर हमले कर रहे थे, लेकिन उत्तरी गाजा पर इजराइल के कब्जे के बाद सैकड़ों लड़ाके इसी सुरंग से होते हुए दक्षिणी गाजा की ओर भाग गए। उत्तरी गाजा को दक्षिणी गाजा से जोड़ने वाली इस सुरंग की लंबाई करीब 10 किलोमीटर और गहराई 50 फीट से ज्यादा बताई गई। हालांकि दावा किया जाता है कि हमास ने गाजा पट्टी में करीब 500 किलोमीटर लंबा सुरंगों का जाल बिछा रखा है। यानी हमास की सुरंगों का नेटवर्क गाजा के हर हिस्से तक फैला है, लेकिन इजराइल ने उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा तक जाने वाली सुरंग को बर्बाद करके इस नेटवर्क को तोड़ने का दावा किया। इधर बीसीसीआई ने टेस्ट मैच खेलने वाले खिलाड़ियों की फीस बढ़ाने का फैसला ले लिया। बीसीसीआई ने टेस्ट मैचों में मिलने वाली खिलाड़ियों की फीस को बढ़ाने का फैसला लिया। खबर है कि आईपीएल के बाद बढ़ी हुई फीस पर फैसला हो सकता है। मौजूदा वक्त में एक टेस्ट मैच के लिए एक खिलाड़ी को 15 लाख रुपए बतौर फीस मिलते हैं। खबर है कि क्रिकेटर श्रेयस अय्यर तमिलनाडु के खिलाफ रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल मैच में मुंबई की टीम से खेलेंगे। ये मैच 2 मार्च से शुरू होगा। कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि रणजी नहीं खेलने वाले खिलाड़ियों पर बीसीसीआई बड़ी कार्रवाई कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के ऑपरेशन के बाद उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। मोहम्मद शमी के बाएं टखने का सफल ऑपरेशन हुआ, जिसकी वजह से वो अगले महीने से शुरू होने वाले आईपीएल का एक भी मैच नहीं खेल पाएंगे। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम आएंगे गाना गाकर हिट होने वाली जर्मनी की गायिका कसांड्रा स्पिटमैन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। तमिलनाडु के तिरुपुर में हुई इस मुलाकात के दौरान कसांड्रा स्पिटमैन ने प्रधानमंत्री को भजन गाकर सुनाया। उधर कर्नाटक के मंगलुरु में हुए एक दर्दनाक हादसे के वीडियो को देखकर लोग बुरी तरह सहम गए। वहां एक स्कूल बस ने सड़क पार कर रहे एक बच्चे को रौंद दिया। ये घटना 21 फरवरी की बताई गई, लेकिन जब 6 दिन बाद इसका वीडियो सामने आया तो उसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। वीडियो में दिखने वाली स्कूल बस से एक बच्चा उतरता नजर आया। इसके बाद उसने उस बस के आगे से गुजरने की कोशिश की, लेकिन तभी बस वाले ने बस आगे बढ़ा दी।
इससे हुआ ये कि वो बच्चा बस के बीचों बीच उसके नीचे आ गया। हालांकि जैसे ही बस वाले को इसका एहसास हुआ, उसने फौरन ब्रेक मार दिया। इस दौरान सामने से आ रहा एक दूसरा बच्चा भी उस बस वाले को रुकने का इशारा करता नजर आया। हालांकि तब तक बस उस बच्चे पर चढ़ चुकी थी, लेकिन उस बस वाले ने बच्चे को बचाने की बजाय वहां से दौड़ लगा दी और जब उस बच्चे को बस के नीचे से निकाला गया तो वो चुपके से आकर अपनी बस में बैठा और उसे लेकर वहां से भाग निकला। गनीमत यह रही कि इस हादसे में उस बच्चे को मामूली चोट आई। वहीं इस वीडियो के सामने आने के बाद उस बस वाले के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। इस बीच महाराष्ट्र के चिपलून में बीच सड़क पर ऐसा हादसा हुआ कि सबके होश फाख्ता हुए। वहां तेज रफ्तार से आया एक स्कूटर अचानक सामने से आ रहे एक ऑटो रिक्शा से जा टकराया और ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि उस स्कूटर में सवार दोनों लोग हवा में उछल गए। दूसरी तरफ ऑटो रिक्शा वाला भी ऑटो से निकलकर जमीन पर गिर गया। महाराष्ट्र के चिपलून से आए इस वीडियो में एक तेज रफ्तार स्कूटर दिखाई दिया। जैसे ही वो चौराहे तक पहुंचा, उसकी टक्कर बाईं तरफ से आ रहे एक ऑटो रिक्शा से हो गई। टक्कर लगते ही वो दोनों लड़के स्कूटर समेत सड़क पर घिसट गए। इस टक्कर में उस ऑटो रिक्शा का ड्राइवर तो सड़क पर आ गिरा, लेकिन वो ऑटो वहीं गोल गोल घूमता रहा। हालांकि इसके बाद वो लड़के उस ऑटो वाले को मारने के लिए आगे बढ़ते दिखे, लेकिन आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। बताया गया कि इस हादसे में स्कूटर पर सवार उन दोनों लड़कों के साथ ही ऑटो वाले को भी चोट आई। उधर यूक्रेन ने रूस को बड़ा झटका देते हुए खैरसोन इलाके में उसके एक ठिकाने को तबाह करने का दावा किया। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की ओर से इस हमले का खौफ से भर देने वाला एक वीडियो भी जारी किया गया और उस वीडियो में दिखा कि वहां इतना ताकतवर हवाई हमला हुआ कि एक मकान तहस नहस हो गया। यूक्रेन ने दावा किया कि वो मकान रूस की सेना का ठिकाना था। इस हमले से पहले की तस्वीरों में दिखा कि यूक्रेन की सेना ने आसमान से एक गाड़ी की काफी दूर तक निगरानी की। 3 लोग उस गाड़ी में कुछ सामान रखते दिखे। इसके बाद वो गाड़ी को लेकर उस ठिकाने पर पहुंचे जिसे हवाई हमले में बर्बाद किया गया। गाड़ी में रखा सामान उतारने के बाद सभी लोग उस मकान के अंदर चले गए। इसके कुछ देर बाद ही वहां भीषण बमबारी हो गई। इस हमले में उस मकान का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह उजड़ गया। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक उसके सैनिकों ने रूस के उस ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। यही नहीं, इस हमले में रूस के कई सैनिकों को भी मौत के घाट उतारने का दावा किया गया। इस बीच नामीबिया के खिलाड़ी ने T20 के इतिहास में सबसे तेज शतक जड़ दिया। नामीबिया के बल्लेबाज जैन निकोल ने T20 इंटरनेशनल मैचों में सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। उन्होंने नेपाल के खिलाफ हुए मैच में महज 33 गेंदों में सेंचुरी बना ली। इस मैच में उन्होंने 11 चौके और 8 छक्के मारे। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज नील वैगनर ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया। इस ऐलान के दौरान वो भावुक नजर आए। दक्षिण अफ्रीका में जन्मे नील वैगनर ने न्यूजीलैंड की तरफ से 64 टेस्ट मैच खेले और उन मैचों में उन्होंने 37 की औसत से 260 विकेट लिए। मध्य एशियाई देश उज्बेकिस्तान में एक भारतीय कप सिरप पीने से 68 बच्चों की मौत के मामले में 21 लोगों को सजा सुनाई गई। सजा पाने वालों में भारतीय कारोबारी राघवेंद्र प्रताप का नाम भी शामिल है। सभी दोषियों को 20 साल कठोर कारावास की सजा दी गई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पश्चिम बंगाल के संदेश खाली की घटनाओं पर ममता बनर्जी को एक चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी के जरिए उन्होंने आदिवासी समुदाय की महिलाओं के शोषण का मुद्दा उठाया और राज्य सरकार से दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। इधर तेलंगाना के सिद्दीपेट में हुए एक कार हादसे का खौफ से भर देने वाला एक वीडियो सामने आया। बताया गया कि तेज रफ्तार की वजह से अचानक उस कार का बैलेंस बिगड़ गया और वो डिवाइडर को तोड़ते हुए सड़क के दूसरी तरफ आ गई। वीडियो में एक हाईवे के दोनों तरफ तेज रफ्तार गाड़ियां दौड़ती नजर आईं। थोड़ी देर तक वहां सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी अचानक सड़क के दूसरी तरफ से काले रंग की वो गाड़ी तेज रफ्तार में उस डिवाइडर को तोड़ते हुए सड़क के दूसरी तरफ आ गई। ये सब इतना अचानक हुआ कि उस तरफ चल रही गाड़ियों को रुकने का मौका तक नहीं मिला और एक सफेद रंग की गाड़ी ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। उन दोनों गाड़ियों की स्पीड इतनी तेज थी कि टक्कर लगते ही वो गाड़ी हवा में घूम गई। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद अब हिमाचल प्रदेश की एक राज्यसभा सीट के लिए हुए चुनाव में बड़ा उलटफेर हो सकता है। वहां बीजेपी के उम्मीदवार ने कांग्रेस के उम्मीदवार को पटकनी दे दी और सत्ता में होने के बावजूद कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा पहुंचाने में नाकाम रही। इस जीत को देखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार को अपने पद से मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देना चाहिए। कांग्रेस विधायकों की क्रॉस वोटिंग को ही इसकी सबसे बड़ी वजह माना गया। बीजेपी के उम्मीदवार हर्ष महाजन ने वोटिंग के बाद ही नतीजों के संकेत दे दिए थे। विधायक नाराज है सरकार की कार्यशैली से
और मेरे से बात भी हुई उनकी, तो उन्होंने साफ साफ मेरे को ये कहा कि हम इस सरकार को तो वोट देंगे नहीं। नतीजों का ऐलान होते ही बीजेपी के विधायकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। विधायकों ने नेता विपक्ष जयराम ठाकुर को कंधों पर उठा लिया। हिमाचल प्रदेश में केवल एक सीट पर राज्यसभा का चुनाव हुआ था। कांग्रेस के पास 68 सीटों वाली विधानसभा में 40 सदस्य हैं, इसलिए उसका रास्ता बिल्कुल आसान लग रहा था। लेकिन बीजेपी उम्मीदवार की जीत ने कांग्रेस को चारों खाने चित कर दिया। लेकिन शिमला राज्यसभा की एकमात्र सीट पर हुआ हिमाचल की राज्यसभा की एकमात्र सीट पर हुआ चुनाव उस वक्त रोचक हो गया जब कांग्रेस के कुछ विधायकों के क्रॉस वोटिंग करने की खबर आई। इतना ही नहीं, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने तो बीजेपी पर कांग्रेस के विधायकों का अपहरण करने का आरोप भी लगा दिया। और बीजेपी पर कांग्रेस विधायकों को सीआरपीएफ और हरियाणा पुलिस के जरिए अगवा करने का आरोप लगा दिया। विधायकों को लेकर सीआरपीएफ की और हरियाणा पुलिस की कॉन्वे जो लेके गई है वो 5-6 विधायकों को लेकर गए हैं। उन्होंने तो घटना का सबूत होने का भी दावा कर दिया। लग रहा है जिस तरह से उन लोगों ने अभी किडनैप करके ले जा रहे हैं, जिसका की बस के चित्र हमें मिले हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू का आरोप इसलिए गंभीर है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के विधायकों के क्रॉस वोटिंग करने की खबरें आई। माना जा रहा है कि 5 से 6 विधायकों ने बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में वोट डाले, जबकि कांग्रेस के 3 विधायक पहले से ही पार्टी से नाराज बताए गए। ऐसे में कांग्रेस को लगा ये झटका हिमाचल में सरकार बदलने की दस्तक साबित हो सकता है, जिसका इशारा वोटिंग से पहले बीजेपी नेता जयराम ठाकुर ने भी कर दिया था। जयराम ठाकुर ने दावा कर दिया कि हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार विधानसभा में बहुमत खो चुकी है। इसलिए जयराम ठाकुर के मुताबिक सुक्खू सरकार को सत्ता में रहने का हक नहीं। सरकार के पास बहुमत नहीं है और ऐसे में वर्तमान सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं जब उनके पास मैंडेट नहीं है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कुल 68 सदस्य हैं, जिनमें 40 विधायक कांग्रेस के हैं, जबकि 25 विधायक बीजेपी के हैं। 3 विधायक निर्दलीय हैं, लेकिन नई उठापटक के बाद 6 विधायकों के कांग्रेस को झटका देने की खबर है। पहले से कांग्रेस के 3 विधायक नाराज चल रहे हैं। कुल मिलाकर ये 9 विधायक कांग्रेस के 40 विधायकों से कम हो सकते हैं, जबकि तीनों निर्दलियों के कांग्रेस के साथ होने का दावा किया जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस के पास 34 विधायक रह जाएंगे, जबकि 68 विधायकों वाली हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 35 विधायकों का है। इसीलिए माना जा रहा है कि राज्यसभा चुनाव के नतीजे हिमाचल प्रदेश सरकार में बड़ी उठापटक की वजह बन सकते हैं। और क्रॉस वोटिंग का यह सिलसिला सिर्फ हिमाचल प्रदेश में नहीं थमा, बल्कि कर्नाटक राज्यसभा चुनाव के दौरान एक बीजेपी विधायक के क्रॉस वोटिंग करने की खबर सामने आने के बाद बीजेपी और जेडीएस भड़क गई। जेडीएस पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा की पार्टी है और उसने कर्नाटक में बीजेपी के साथ गठबंधन किया। क्रॉस वोटिंग की खबर के बाद दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने मिलकर प्रदर्शन किया। सड़कों पर उतरे नाराज कार्यकर्ताओं का हंगामा कई घंटों तक चला और इस दौरान उन्होंने क्रॉस वोटिंग करने वाले बीजेपी विधायक एसटी सोमशेखर के पुतले को आग लगा दी। एक कार्यकर्ता तो उस पुतले पर चप्पल बरसाता दिखाई दिया। जमीन पर गिराने के बाद बीजेपी और जेडीएस के कार्यकर्ता विधायक सोमशेखर के पुतले को लात मारते दिखे। इस दौरान भड़के कार्यकर्ता लगातार एसटी सोमशेखर के खिलाफ नारेबाजी भी करते दिखाई दिए। पुतला फूंकने से पहले जेडीएस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर जुलूस निकाला। उन्होंने अपने हाथों में एक पोस्टर ले रखा था। उस पोस्टर पर एसटी सोमशेखर की तस्वीर बनी हुई दिखाई दी, लेकिन उनकी फोटो पर लाल रंग से क्रॉस का निशान लगा हुआ नजर आया। नारेबाजी करते हुए बीजेपी और जेडीएस के कार्यकर्ता आगे बढ़ते रहे। इसके बाद पुलिस की बैरिकेडिंग के पास पहुंचकर उन्होंने पुतले को आग लगा दी। हालांकि वहां मौजूद पुलिस वालों ने प्रदर्शन कर रहे कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। हालांकि थोड़ी देर बाद उन प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने छोड़ दिया, लेकिन अपने विधायक के क्रॉस वोटिंग पर बुरी तरह भड़क गई और बीजेपी भड़क गई और एसटी सोमशेखर पर धोखा देने का आरोप लगाया, क्योंकि उनकी क्रॉस वोटिंग ने जेडीएस और बीजेपी का नंबर गेम बिगाड़ दिया। और इसी से भड़के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बेंगलुरु में कई जगह उनका पुतला जलाकर नाराजगी जाहिर की। एक चौराहे पर इकट्ठा हुए कार्यकर्ताओं ने ट्रैफिक जाम कर दिया। हाथों में एसटी सोमशेखर के खिलाफ लिखे पोस्टर लेकर प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। बीजेपी के एसटी सोमशेखर के क्रॉस वोटिंग का नतीजा ये रहा कि कर्नाटक के राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के तीनों उम्मीदवारों को जीत मिल गई, जबकि बीजेपी के एक और एचडी देवेगौड़ा की पार्टी जेडीएस के एक उम्मीदवार को जीत मिली। कर्नाटक में राज्यसभा के लिए चुने जाने के लिए एक उम्मीदवार को 45 वोटों की जरूरत थी, लेकिन 4 निर्दलीय विधायकों और बीजेपी का 1 वोट मिलने से कांग्रेस को कुल 139 वोट मिल गए, जबकि बीजेपी के पक्ष में 48 वोट पड़े। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में एक खदान धंसने से कई लोगों की जान चली गई।
छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में एनएमडीसी की एक खदान में चट्टान धंसने से 3 मजदूरों की मौत हो गई। इस हादसे में एक मजदूर लापता बताया गया, जिसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन को बिहार से बड़ा झटका लगा। आरजेडी की विधायक संगीता कुमार बीजेपी में शामिल हो गई। उनके साथ कांग्रेस के 2 विधायक मुरारी प्रसाद गौतम और सिद्धार्थ सौरभ ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। देश हित में जो होगा, राज्य के हित में जो होगा, निर्णय लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मथुरा में मौजूद रंगजी मंदिर के महंत स्वामी अनंताचार्य ने अपनी एक महिला शिष्य पर 88 लाख रुपए लेकर फरार होने का आरोप लगाया। पुलिस के मुताबिक आरोपी महिला गुजरात की रहने वाली है। इस पर FIR हुई है और पुलिस ऑफिसर्स ने सहयोग किया है। इधर लखनऊ में अभिनेता अक्षय कुमार की फिल्म के प्रमोशन के दौरान हंगामा हो गया। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां 10 अप्रैल को रिलीज होने वाली है और इसी के प्रमोशन के लिए दोनों अभिनेता लखनऊ पहुंचे, लेकिन उनकी फिल्म के प्रमोशन के दौरान ही हंगामा हो गया। नौबत यह आ गई कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ गया, क्योंकि अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ को देखने पहुंचे लोगों ने भगदड़ जैसे हालात बना दिए। इसके बाद पुलिस ने बेकाबू भीड़ को काबू करने के लिए लाठियां तक चला दी। हंगामा बढ़ता देखकर अक्षय कुमार ने लोगों से शांत रहने की अपील की, लेकिन अपने चहेते अभिनेताओं को देखने के लिए लोगों में होड़ सी मच गई। उनके मंच के नजदीक पहुंचने की कोशिश में हालात हाथ से बाहर निकल गए और पुलिस को सख्ती करनी पड़ी। इसके बाद अक्षय कुमार ने भी लोगों से संयम बरतने की गुजारिश की। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां 10 अप्रैल यानी ईद के मौके पर रिलीज होने वाली है। इसी के प्रमोशन के लिए लखनऊ के घंटाघर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, लेकिन अक्षय और टाइगर को पहुंचने में थोड़ी देर हो गई और लोगों की बेसब्री बढ़ गई। यही नहीं, दोनों अभिनेता जैसे ही कार्यक्रम में पहुंचे, लोगों ने मंच के नजदीक जाने की कोशिश शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने इन लोगों को रोकने के लिए पूरा जोर लगा दिया और इसी वजह से कार्यक्रम में बवाल हो गया। कुछ लोगों ने मंच की ओर चप्पलें भी फेंकी। ये वो लोग थे जो मंच के नजदीक नहीं पहुंच पाए और पीछे खड़े इन लोगों ने मंच की ओर अपनी चप्पलें उछाल दी। दूर से आती कई चप्पलें कैमरे में कैद हो गई। कुछ तो मंच के बिल्कुल सामने पड़ी नजर आई, यानी ये चप्पलें मंच पर खड़े अक्षय और टाइगर श्रॉफ को भी लग सकती थी। ऐसे हालात इसलिए बने क्योंकि पुलिस ने कुछ लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया। इस वजह से भीड़ भड़क गई। सर, लाठी न चलाइए, ना तो पब्लिक मार देगी। सर, लाठी न चलाइए तो पब्लिक चप्पलें मार देगी। चप्पलें फेंकने से पहले इन लोगों की पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई, क्योंकि अक्षय और टाइगर के देर से आने पर लोगों के सब्र का बांध टूट गया और वो उनकी एक झलक पाने के लिए हंगामा करने पर उतारू हो गए। इससे पहले लोगों को शांत करने के लिए टाइगर ने मंच से माफी भी मांगी। आप सभी को सॉरी कहना चाहूंगा, आप बहुत देर से रुके हम लोग के लिए। देर से आने की भरपाई के लिए अक्षय और टाइगर ने मंच पर स्टंट भी किया, लेकिन उनकी मौजूदगी में ही हंगामा हो गया और दोनों अभिनेताओं को कार्यक्रम से जल्दी निकलना पड़ा। इधर मुंबई के नजदीक नवी मुंबई की एक फर्नीचर फैक्ट्री में लगी आग ने पूरे इलाके में दहशत मचा दी। मुंबई के नजदीक नवी मुंबई में एक फर्नीचर फैक्ट्री में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। ये आग उस वक्त लगी जब उस फैक्ट्री में कुछ मजदूर मौजूद थे। इसकी जानकारी मिलते ही वहां दमकल की कई गाड़ियां पहुंची और कड़ी मेहनत के बाद आग को बुझाया गया। बिहार के गया में रेप मामले में पिछले 3 साल से फरार चल रहे निलंबित डीएसपी कमलाकांत प्रसाद ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। आरोप है कि 2021 में उन्होंने अपने सरकारी आवास में एक नाबालिग दलित लड़की का रेप किया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि आप 2 सप्ताह के अंदर सरेंडर करें। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में कुछ कारोबारियों ने आरोप लगाया कि कुछ किसान नेता दिल्ली में धरने के नाम पर उनसे लगातार चंदा मांग रहे हैं। तो ये किसान यूनियन इधर तेलंगाना के सिद्दीपेट में हुए एक कार हादसे का खौफ से भर देने वाला एक वीडियो सामने आया। बताया गया कि तेज रफ्तार की वजह से अचानक उस कार का बैलेंस बिगड़ गया और वो डिवाइडर को तोड़ते हुए सड़क के दूसरी तरफ आ गई। वीडियो में एक हाईवे के दोनों तरफ तेज रफ्तार गाड़ियां दौड़ती नजर आईं। थोड़ी देर तक वहां सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी अचानक सड़क के दूसरी तरफ से काले रंग की वो गाड़ी तेज रफ्तार में उस डिवाइडर को तोड़ते हुए सड़क के दूसरी तरफ आ गई। ये सब इतना अचानक हुआ कि उस तरफ चल रही गाड़ियों को रुकने का मौका तक नहीं मिला और एक सफेद रंग की गाड़ी ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। उन दोनों गाड़ियों की स्पीड इतनी तेज थी कि टक्कर लगते ही वो गाड़ी हवा में घूम गई और जैसे ही वो गाड़ी जमीन पर गिरी, सफेद रंग की वो गाड़ी उससे टकराते हुए वहां से भाग निकली। बीच हाईवे पर हुई इस भयानक टक्कर को देखकर पीछे चल रही गाड़ियां जहां थीं वहीं रुक गईं। बताया गया कि इस हादसे में 4 लोग बुरी तरह घायल हो गए, जबकि उन दोनों गाड़ियों का आगे का हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया।
इस बीच उत्तर प्रदेश के मेरठ में दो गुटों के बीच में सड़क पर हुई लड़ाई के दौरान गोलियां चलने से वहां चीख पुकार मच गई, क्योंकि उस रास्ते से अपने परिवार के साथ गुजर रहे एक वकील इस गोलीबारी की चपेट में आ गए और कमर में गोली लगने के बाद वो मुंह के बल सड़क पर गिर गए। तस्वीरों में दिखा कि गोली लगने के बाद अजय गोयल नाम के उन वकील को लोगों ने घेर लिया। इस दौरान उनकी पत्नी जोर जोर से रोती चिल्लाती रही। हालांकि भीड़ में मौजूद कुछ लोग मदद के लिए आगे आए और उन्होंने घायल वकील को ई रिक्शा के जरिए अस्पताल पहुंचा दिया, जहां डॉक्टरों ने उनकी हालत खतरे से बाहर बताई। ये घटना तब हुई जब वकील अजय गोयल अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ बाजार जा रहे थे। लेकिन बताया गया कि इसी बीच 2 गुटों के 15 लड़के करीब आपस में भिड़ गए और उनके बीच हुई गोलीबारी की चपेट में आकर वो वकील बुरी तरह घायल हो गए। सरेआम गोलियां चलने से इलाके के लोग दहशत में आ गए। हालांकि पुलिस ने आरोपियों की तलाश तेज कर दी। उधर रूस में सीरिया के चरमपंथी संगठनों के लिए फंड जुटाने के आरोप में 49 लोगों को पकड़ लिया गया। रूस के मीडिया के मुताबिक वो लोग इंटरनेट के जरिए इस्लामी कट्टरपंथ को भी बढ़ावा दे रहे थे। और जैसे इसकी भनक रूस की रक्षा एजेंसी एफएसबी को लगी, उसने उन्हें दबोच लिया। इस ऑपरेशन का एक वीडियो भी जारी किया गया। उसमें दिखा कि एफएसबी के जवानों ने एक मकान को घेर लिया और दरवाजा खुलते ही वो जवान उस इमारत के अलग अलग कमरों में मौजूद लोगों पर टूट पड़े। उन्हें नीचे गिराकर हथकड़ियां पहना दी गईं। उन लोगों पर सीरिया की सरकार के खिलाफ लड़ने वाले चरमपंथी गुटों के लिए फंड जुटाने के आरोप लगे। जबकि रूस सीरिया की बशर अल असद सरकार का समर्थन करता आया है। दावा किया गया कि इसीलिए रूस की सुरक्षा एजेंसी ने एक्शन लेते हुए 22 अलग अलग जगहों पर छापे मारे। कई लोगों को तो उस वक्त पकड़ा गया जब वो रास्तों पर टहल रहे थे। रूस के मीडिया के मुताबिक एफएसबी ने सीरियाई चरमपंथी गुटों के लिए आर्थिक मदद जुटाने के आरोप में 49 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उन पर इंटरनेट के जरिए रूस में इस्लामी कट्टरपंथ को बढ़ावा देने के भी आरोप लगे। इधर जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के झंडे के निशान वाले गुब्बारे की जांच शुरू हो गई। जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में रहस्यमयी गुब्बारा मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस के मुताबिक ये गुब्बारा पाकिस्तान से आया और इस पर पाकिस्तान के झंडे का निशान है। 4 दिन पहले ऐसा ही एक गुब्बारा राजस्थान के जैसलमेर से भी मिला था। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में राजस्थान के बीकानेर से एक आदमी को गिरफ्तार करने का दावा किया गया। आरोपी बीकानेर के आर्मी एरिया में कैंटीन चलाता था। पुलिस ने दावा किया कि हनी ट्रैप में फंसकर वो आरोपी सेना की खुफिया जानकारी आईएसआई को भेज रहा था। तुर्की में चल रहे टर्किश विमेंस कप में भारतीय महिला फुटबॉल टीम खिताब से चूक गई। फाइनल मुकाबले में भारत को कोसोवो की टीम ने 1-0 से हरा दिया। इस टूर्नामेंट में भारत की मनीषा कल्याणा को सर्वश्रेष्ठ मिडफील्डर का पुरस्कार मिला। इस बीच दिल्ली के करीब हरियाणा के गुरुग्राम में कार और मोटरसाइकिल की टक्कर के बाद पूरे हाईवे में खौफ पसर गया, क्योंकि टक्कर के बाद उस कार का ड्राइवर करीब 1 किलोमीटर तक उस मोटरसाइकिल को घसीटते हुए ले गया और इस दौरान सड़क पर दौड़ती उस कार के नीचे चिंगारियां उठती रहीं। उस कार के नीचे फंसी उस मोटरसाइकिल की वजह से सड़क पर चिंगारियां ही चिंगारियां नजर आईं। बताया गया कि वो कार करीब 1 किलोमीटर तक इसी तरह उस मोटरसाइकिल को घसीटते हुए ले गई। इसके बाद वो ड्राइवर उस कार को छोड़कर वहां से भाग गया। पुलिस के मुताबिक ये हादसा उस वक्त हुआ जब वो मोटरसाइकिल सवार रास्ता पार कर रहा था। तभी तेज रफ्तार में वो कार वहां आई और उसे टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही वो मोटरसाइकिल सवार जमीन पर गिर पड़ा, जबकि वो मोटरसाइकिल उस कार के नीचे फंस गई। लेकिन गाड़ी की स्पीड इतनी थी कि मैं क्रॉसिंग पूरी कर ही नहीं पाया। बहुत स्पीड से गाड़ी ने आकर मुझे हिट किया। लेकिन इसके बाद भी वो कार सवार रुका नहीं, बल्कि उस मोटरसाइकिल को इसी तरह घसीटते हुए काफी दूर तक ले गया और उसके बाद फरार हो गया। इस हादसे में वो मोटरसाइकिल सवार बुरी तरह घायल हो गया। इधर बिहार के मुजफ्फरपुर में उस वक्त दहशत फैल गई जब वहां लोगों से भरी एक बस में भीषण आग लग गई। हालांकि बस में आग भड़कते ही उसमें मौजूद लोग जान बचाकर भाग निकले, लेकिन आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते उसने पूरी बस को अपनी गिरफ्त में ले लिया। बीच सड़क पर खड़ी वो बस भयंकर लपटों से घिरी नजर आई। इस खौफनाक मंजर को जिसने भी देखा वो सहम गया। पास में ही कुछ लोग इस घटना को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड करते दिखे। हालांकि उस इलाके में रहने वाले कुछ लोगों ने आग को बुझाने के लिए मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने पाइप लगाकर बस पर पानी की बौछार की। कुछ देर बाद दमकल विभाग की टीम भी वहां पहुंच गई। उसने लोगों के साथ मिलकर बस में लगी आग पर काबू पाया, लेकिन इस हादसे में उस बस का लगभग हर हिस्सा बुरी तरह झुलस गया। चारों टायर जलकर राख हो गए। भयंकर आग ने उस बस के शीशों को पिघला दिया और सीटों का तो पता लगाना ही मुश्किल हो गया। क्या हुआ था यहाँ? शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। लेकिन इलाके के लोग दमकल कर्मियों के देर से पहुंचने पर भड़क गए। समरसेबुल चला के हम लोग यहाँ आग बुझाने का प्रयास किए। हालांकि गनीमत ये रही कि आग भड़कने के फौरन बाद उस बस में मौजूद 30 से ज्यादा यात्री सुरक्षित निकल गए।
उधर रूस के एक भीषण हवाई हमले में यूक्रेन के डोनेस्क में मौजूद एक रेलवे स्टेशन तबाह हो गया। यूक्रेन के मीडिया के मुताबिक यह हमला रात के वक्त किया गया। दावा किया गया कि रूस की फौज ने वहां सैटेलाइट की मदद से गिराए जाने वाले विनाशकारी बम बरसाए और उस खतरनाक बम ने यूक्रेन के उस रेलवे स्टेशन की सूरत बिगाड़ कर रख दी। तस्वीरों में दिखा कि उस स्टेशन के ऊपरी हिस्से में भयंकर आग लग गई। इस बीच दमकल कर्मी आग पर काबू पाने के लिए वहां पानी का छिड़काव करते दिखे। हमले के बाद ड्रोन से ली गई तस्वीरों में वो रेलवे स्टेशन किसी खंडहर की तरह दिखाई दिया। यूक्रेन के मीडिया के मुताबिक रूस की सेना ने उस स्टेशन पर सैटेलाइट की मदद से गिराए जाने वाले KAB-250 बम से हमला किया। करीब 250 किलो वजन वाला ये बम बेहद सटीक हमले के लिए माना जाता है। लेकिन बम ही नहीं, दावा किया गया कि रूस ने डोनेस्क पर एक साथ कई मिसाइलें भी बरसा दी। उन हमलों की चपेट में आने पर वहां कई मकान तहस नहस हो गए। जिनके घर बर्बाद हुए वो रोते बिलखते नजर आए। इधर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक कोचिंग सेंटर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक कोचिंग सेंटर में आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि यह कोचिंग सेंटर आकाश बायजूस का है। इस आग की वजह से वो कोचिंग सेंटर पूरी तरह जलकर राख हो गया। प्रतिबंधित संगठन जमाते इस्लामी पर 5 साल के लिए प्रतिबंध बढ़ा दिया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया के जरिए इसकी जानकारी दी। इस संगठन पर केंद्र ने 2019 में प्रतिबंध लगा दिया था। आरोप है कि इसके बावजूद यह संगठन जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठनों की मदद करता रहा। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बल ने एक मुठभेड़ में 4 नक्सलियों को मार गिराने का दावा किया। मुठभेड़ के बाद वहां से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए। खबर है कि पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की मां 58 साल की उम्र में एक बार फिर मां बनने वाली हैं। सूत्रों के मुताबिक सिद्धू मूसेवाला की मां चरण कौर अगले महीने बच्चे को जन्म दे सकती हैं। सिद्धू मूसेवाला अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। इधर बिहार के भागलपुर में ऐसा दर्दनाक सड़क हादसा हुआ कि वहां मौजूद लोगों में चीख पुकार मच गई। वहां एक बेकाबू गाड़ी ने सड़क के किनारे खड़ी 2 महिलाओं और एक बच्चे को बुरी तरह रौंद डाला। इस हादसे ने लोगों को दहला दिया क्योंकि वो गाड़ी दौड़ती हुई आई और सड़क के किनारे खड़े उन 3 लोगों को कुचलते हुए एक रेलिंग से टकरा गई। इसके बाद तो वो दोनों महिलाएं और वो बच्चा तीनों ही उस गाड़ी के पहिए के नीचे आ गए। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि उस गाड़ी का अगला हिस्सा वहां बनी सीढ़ी के ऊपर चढ़ गया और सीढ़ी के किनारे लगी वो रेलिंग भी पूरी तरह से मुड़ गई। इसके साथ ही वहां खड़ी एक साइकिल भी उसके नीचे आ गई। टक्कर लगने के दौरान वहां थोड़ी देर तक कुछ दिखाई ही नहीं दिया क्योंकि जोरदार टक्कर की वजह से सीढ़ी के आगे का हिस्सा पूरी तरह टूट गया और वहां सब कुछ धुंधला हो गया। हादसे के दौरान आसपास खड़े लोग बिल्कुल डर गए। वहीं कुछ लोग भागते हुए उन तीनों लोगों के पास पहुंच गए और उन्हें उठाने की कोशिश की। इस हादसे से पहले वो तीनों लोग दूसरी तरफ जाने के लिए सड़क के किनारे खड़े थे। तभी उस गाड़ी ने उन्हें रौंद दिया और तीनों लोगों की जान चली गई। इस बीच उत्तर प्रदेश के बलिया में हुए एक सड़क हादसे को देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं क्योंकि वहां सड़क पर एक तेज रफ्तार ट्रक अचानक 2 गाड़ियों से भिड़ गया। जोरदार टक्कर की वजह से उन गाड़ियों में सवार 6 लोगों की जान चली गई और तस्वीरों ने खौफनाक हादसे की तस्दीक कर दी। तस्वीरों में सड़क के किनारे सामान ढोने वाला वो ट्रक पूरी तरह पलटा हुआ नजर आया और सड़क पर सिर्फ टमाटर बिखरे हुए दिखाई दिए। वहां उस ट्रक के पीछे की तरफ नीले रंग की वो गाड़ी खड़ी दिखी जिसका आगे का कुछ हिस्सा ही दिखाई दिया क्योंकि तेज टक्कर की वजह से उस गाड़ी के परखचे उड़ गए, जबकि दूसरी गाड़ी का तो नामो निशान ही मिट गया। ये टक्कर इतनी भयानक थी कि वो दूसरी गाड़ी सड़क के किनारे गड्ढे में ही जा गिरी। ये दर्दनाक हादसा सुबह 3:30 बजे के आसपास हुआ। टमाटरों से भरा वो ट्रक वहां से गुजर रहा था, तभी जोरदार टक्कर हो गई। तिलक का कार्यक्रम अटेंड करके आ रहे थे, 2 मार्शल जीपू में थे, उनके बीच में और एक पिकअप के बीच में एक्सीडेंट हो गया। हादसे के बाद उन दोनों गाड़ियों में सवार लोगों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनमें 6 लोगों की जान नहीं बचाई जा सकी। वहीं घायल 10 लोगों का इलाज शुरू कर दिया गया। उधर मेरठ के एक कारखाने में हुआ धमाका 2 मजदूरों की मौत की वजह बन गया। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक टायर फैक्ट्री में जोरदार विस्फोट होने से हड़कंप मच गया। इस हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई और 2 मजदूर बुरी तरह घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक उस फैक्ट्री में टायरों को गलाने के दौरान यह हादसा हुआ। 2 लोगों की मृत्यु हो गई है और 2 घायल हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एसबीआई ने अपनी एक रिपोर्ट के हवाले से दावा किया कि भारत की गरीबी दर पिछले 1 दशक के सबसे निचले स्तर पर है। एसबीआई के मुताबिक 2022-23 में यह दर घटकर 4.5% से 5% के बीच रही। दावा है कि केंद्र सरकार की योजनाओं की वजह से शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में गरीबी घटी है। उतार चढ़ाव भरे कारोबार के बीच भारतीय शेयर बाजार बढ़त बनाने में कामयाब रहा। इस दौरान सेक्टोरल इंडेक्स में ऑटो, कैपिटल गुड्स, आईटी, फार्मा और रियल्टी के शेयरों में ज्यादा तेजी रही।
जिससे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 305 अंक चढ़कर 73,095 पर बंद हुआ, तो निफ्टी 76 अंकों की तेजी के साथ 22,198 के स्तर पर पहुंच गया। उधर लाल सागर में बढ़े तनाव के बीच अमेरिका और ब्रिटेन ने एक बार फिर यमन में हूथी लड़ाकों के ठिकानों पर जोरदार एयर स्ट्राइक कर दी। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इस हमले में 18 ठिकानों को बर्बाद करने का दावा किया गया और इस हमले की वजह से यमन की राजधानी सना और उसके आसपास के इलाकों में दहशत फैल गई। तस्वीरों में दिखा कि रात के वक्त किए गए हमले के बाद वहां जोरदार धमाके हुए। अमेरिका और उसके सहयोगी पिछले महीने से ही हूथी लड़ाकों पर कहर बनकर टूट पड़े। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक 12 जनवरी के बाद यमन में 30 से ज्यादा एयर स्ट्राइक की गई, जिनमें हूथी लड़ाकों के सैकड़ों ठिकानों को मिट्टी में मिलाने का दावा किया गया। अमेरिका और उसके सहयोगियों का ये एक्शन लाल सागर में हूथी लड़ाकों के बढ़ते हमलों के बीच दिखा। लेकिन अमेरिका की तमाम कोशिशों के बाद भी वो पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहे। रॉयटर्स के मुताबिक हूथी लड़ाकों ने अमेरिका के माल ढोने वाले एक जहाज पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी थी। हालांकि दावा किया गया कि निशाना चूकने की वजह से उस जहाज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। रॉयटर्स के मुताबिक यह हमला उस वक्त हुआ जब अमेरिका का वो जहाज यमन की दक्षिणी सीमा के करीब अदन की खाड़ी से गुजर रहा था। इस बीच तुर्की ने एक हफ्ते के भीतर कुर्द लड़ाकों पर दूसरा हमला कर दिया। इराक के उत्तरी इलाके में किए गए इस हमले में तुर्की ने 4 कुर्द लड़ाकों को ढेर करने और उनके एक ठिकाने को तहस नहस करने का दावा किया। और इस हवाई हमले की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें जबरदस्त विस्फोट होता दिखाई दिया। तुर्की के मीडिया के मुताबिक ये ऑपरेशन इराक के उत्तरी इलाके में मौजूद पहाड़ी इलाके गारा में चलाया गया। तुर्की की दक्षिणी सीमा से लगने वाले इस इलाके को कुर्द लड़ाकों के संगठन पीकेके का गढ़ माना जाता है और तुर्की की फौज ने वहां घुसकर जोरदार हमला कर दिया। तस्वीरों में दिखा कि कुर्द लड़ाकों के ठिकाने का पता चलते ही तुर्की का एक ड्रोन वहां टूट पड़ा। पलक झपकते ही उसने ऐसा हमला किया कि जमीन पर मौजूद ठिकाना तहस नहस हो गया। तुर्की ने इस हमले में 4 कुर्द लड़ाकों को ढेर करने का दावा किया। तुर्की और उसके सहयोगी कुर्द लड़ाकों को आतंकी मानते हैं, जबकि उत्तरी सीरिया और इराक में रहने वाले कुर्द समुदाय के मुताबिक उसके लड़ाके एक अलग देश के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इधर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से दिल को झकझोर कर रख देने वाली एक खबर सामने आई। वहां एक गाड़ी का टायर फटने से उसका संतुलन बिगड़ गया और वो सड़क के किनारे एक पेड़ से टकरा गई। उस गाड़ी में छात्र समेत कई लोग सवार थे जो हादसे का शिकार हो गए। और भयंकर हादसे के बाद का जो वीडियो सामने आया, उसे देखकर लोगों की सांसें थम गईं। वीडियो में वो गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी नजर आई और उसके कई हिस्से टूटे हुए दिखाई दिए। बताया गया कि सड़क से गुजरने के दौरान अचानक उसके टायर फट गए और संतुलन बिगड़ गया। इसके बाद तो उस गाड़ी की पहले सड़क किनारे डिवाइडर से टक्कर हुई और वो फिर तेज रफ्तार में उस पेड़ से जा टकराई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब उसमें सवार कई छात्र बोर्ड परीक्षा देने जा रहे थे, जो टक्कर लगते ही उस गाड़ी से बाहर गिर गए और 4 छात्रों की जान चली गई। बताया गया कि हादसे के दौरान उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी थी। हादसे के बाद के वीडियो में एक शव उस गाड़ी के पीछे दिखा तो दूसरा शव गाड़ी के दाहिने तरफ पड़ा नजर आया, जबकि एक और छात्र का शव सड़क पर पड़ा मिला। यानी जोरदार टक्कर लगते ही वो लोग गाड़ी से काफी दूर जाकर गिरे और चोट लगने की वजह से उन 4 छात्रों की जान चली गई। इनके साथ ही उस गाड़ी के ड्राइवर समेत कई दूसरे लोग बुरी तरह घायल हो गए। वहीं इस हादसे की खबर लगते ही आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया और परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। वहां भीषण हादसे में अपनों को खोने की वजह से वो लोग रोते बिलखते नजर आए। परिवार के अलावा आसपास के कई दूसरे लोग भी हादसे वाली जगह पर पहुंच गए और खौफनाक मंजर देखकर घबरा गए। वहां आनन फानन में एम्बुलेंस बुलाई गई और घायलों को फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस दौरान अस्पताल के बाहर भी भीड़ उमड़ पड़ी। वहां पुलिस कर्मियों के साथ जिलाधिकारी भी पहुंचे और घायलों से मुलाकात की। इस हादसे की जानकारी मिलने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को घायलों के बेहतर इलाज के लिए निर्देश दिए। इसके साथ ही मृतक के परिवार वालों को आर्थिक सहायता देने का भी सरकार ने ऐलान कर दिया। उधर राजस्थान के बारां में एक स्कूल के बाहर हुए प्रदर्शन के दौरान ऐसा बवाल मचा कि लोग दंग रह गए। आरोप लगा कि पुलिस ने वहां मौजूद महिला प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसा दी और इसके बाद तो वहां अफरा तफरी मच गई। पुलिस की लाठियों से बचने के लिए लोग इधर उधर भागते दिखाई दिए। महिलाओं को मारा जा रहा है, महिलाओं को मारा जा रहा है। वहां से आई तस्वीरों में कुछ महिलाएं पुलिस से भिड़ती नजर आईं। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने महिलाओं पर लाठीचार्ज करने का आरोप लगाया। लेडीज पे हाथ उठा रहे हो तुम, लेडीज पे। लेकिन इसके बावजूद पुलिस वहां मौजूद लोगों को भगा भगा कर मारती दिखाई दी। इस बीच जब पुलिस और महिलाओं का आमना सामना हुआ तो वहां बवाल मच गया। बताया गया कि यह सारा हंगामा उस स्कूल की एक टीचर को निलंबित करने के बाद शुरू हुआ। उस टीचर को सस्पेंड करने के विरोध में महिलाओं समेत कई लोग उस स्कूल के बाहर प्रदर्शन करने पहुंच गए।
उन्होंने उस स्कूल के गेट पर ताला लगा दिया और उसकी वजह से कई छात्र उस स्कूल में फंसे रह गए। इसके बाद भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। नींद की एक किताब रखना, नींद की एक किताब रखना, करवटों का हिसाब रखना, पत्थरों का मिजाज पढ़ना, हाथ में फिर गुलाब रखना। 100 बात की एक बात कही भारद्वाज ने, हर डगर में सवाल होंगे, हर कदम पर जवाब रखना, धड़कनों में जुनून कोई, सांस में इंकलाब रखना। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा 100 बात की एक बात।